हाय गाइस, वेलकम टू आईपीएम पाठशाला। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो टुडे वी विल डू द बेस्ट सॉल्यूशन या एनालिसिस जिपमैट 2024 पेपर। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके क्या बेस्ट तरीके होंगे मैं वो आपको बताऊंगा एग्जाम में करने के। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे इसका। व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 21 and 35 leaves as a remainder in each case। 6 जो है एक रिमाइंडर बचता है ईच केस में। इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में बैठे तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो देखो, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, ऐसे क्वेश्चन आए तो उन्हें आप गो टू ऑप्शन कर सकते हैं। कैसे, किस तरीके से ट्राई करना है? देखो, 12 पर रिमाइंडर जो है, 12 पर रिमाइंडर 6 है, तो इसके फैक्टर पर रिमाइंडर क्या होगा? तो इसका फैक्टर 4 होता है। तो 4 पर रिमाइंडर क्या होगा? ये इसका फैक्टर है। तो 4 पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर 6 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज 2। तो 4 पर रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो चेक कंडीशन करते हैं। 4 का कंडीशन होता है लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। रिमाइंडर की कंडीशन भी क्या होती है? लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर है वही नंबर का रिमाइंडर हो। तो 26 को हमने डिवाइड करा 4 से, रिमाइंडर इज 2। 26 को डिवाइड करा, रिमाइंडर इज 2। 36 को डिवाइड करा, ये तो पूरा पूरा चला जाएगा, 4 9 या 36। 36 को डिवाइड करा, ये भी पूरा पूरा कैंसिल आउट। यहाँ रिमाइंडर जीरो मिलेगा, क्योंकि 36 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो रिमाइंडर जीरो, लेकिन 26 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा हमें 2। तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। अब सर मैं 3 का भी तो चेक कर सकता हूँ, फैक्टर तो 3 भी है। यस, 9 पॉसिबिलिटी देखो कि 9 भी होता है, तो आप 9 की कोशिश करो, लेकिन 9 इसमें किसी भी में नहीं है। 21 में भी 9 नहीं आता, 35 में भी नहीं आता। तो रिमाइंडर 6 डिवाइडेड बाय 3, तो रिमाइंडर इज जीरो। 3 पर रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। 3 की कंडीशन क्या होती है? सम ऑफ ऑल डिजिट। तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 6, ये आ जाएगा 12। 12 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर इज जीरो। यस, गुड। 3 प्लस 2 प्लस 6, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर हमें चाहिए जीरो, 2 नहीं चाहिए, तो ये भी कट गया। आंसर कौन सा आ जाएगा? ए। आप इस तरीके से इसे टैकल कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? बेसिक वे क्या होगा इसका? तो बेसिक जो तरीका होगा वो इसमें क्या हो सकता है? तो बेसिक वे है इसका, कोई भी नंबर आपको फाइंड करना है तो नंबर होता है एलसीएम ऑफ जिन नंबरों को आपको डिविजिबल चाहिए, यानी कि जो डिवाइजर हैं। तो एलसीएम ऑफ डिवाइजर जिनसे आपने डिवाइड करा है 12, 21, 35 ऑफ के, वेयर वेयर के इज अ नेचुरल नंबर। के क्या है? एक नेचुरल नंबर है। और ईच केस का रिमाइंडर, ईच केस का रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, ये नंबर आ जाता है कोई भी नंबर। एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा? देखो, एलसीएम लेने का एक तरीका तो वो बच्चों वाला है जो हम पहले पढ़ते थे। 2 से डिवाइड करा 6, 21, 35, फिर 2 से डिवाइड करा 3, 21, 35, फिर 3 से डिवाइड करा 1, 7, 35, फिर 5 से डिवाइड करा, फिर 7 से करा। एक तरीका तो ये है। दूसरा वे क्या है भाई इसका? तो दूसरा वे है इसका, आप डायरेक्ट करो, बड़ा नंबर उठा लो एलसीएम। तो एलसीएम बड़ा नंबर उठा लो 35, 5 और 7 तो आ गए इसमें। तो अब मुझे 7 लिखने की नीड नहीं है। तो 21 में 7 और 3 आता है, 7 ऑलरेडी आ गया तो मैं यहाँ 3 लिख लूंगा। 12 में 4 और 3 आता है, 3 ऑलरेडी आ चुका है, 4 कहीं नहीं आया तो यहाँ 4 आ जाएगा। एक और तरीका है, मतलब इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। 12 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3, 21 यानी कि 3 इंटू 7, देन 35 यानी कि 5 इंटू में 7। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम होता है 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, सबकी काम खत्म। ये वही तरीका है। 35 इंटू 4 140, 140 इंटू 3 तो 420, 420 इसका एलसीएम आ गया 420। तो 420 के प्लस आ जाएगा 6 हमारे पास। वेयर मैं कह सकता हूँ वेयर वेयर के इक्वल टू अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू डॉट सो ऑन। हमें लीस्ट नंबर चाहिए। कैसा नंबर चाहिए? लीस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? जब व्हेन व्हेन के इक्वल टू 1 पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। एन इक्वल टू आ जाएगा 420 प्लस का 6 यानी कि 426। ये इसका बेसिक तरीका है। यस, नंबर बढ़ा जाता है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो फिर इसका बेस्ट वे गो टू ऑप्शन ही है। यस, क्लियर है पॉइंट? आप इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहले वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। अब मैं आगे से ऐसा नहीं बोलूंगा, आप खुद से समझदार हैं, ठीक है? आप खुद से पहले ट्राई करेंगे फिर सॉल्यूशन दें। अ कैंडिडेट स्कोरिंग X% marks in an examination fail by A marks, while another candidate who score Y% marks get
gets B marks more than the minimum required pass marks. What is the maximum marks for the examination? एग्जामिनेशन के लिए मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे? एक बात तो बहुत क्लियर है, हम यहाँ पर टोटल मार्क्स कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है, आप टी मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मार्क्स आप कोई भी वेरिएबल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल मार्क्स टी मान लो, एम मान लो, के मान लो, कुछ ही मान लो। फर्स्ट कैंडिडेट को टोटल मार्क्स का X% मार्क्स मिला, ये मार्क्स ऑफ अ फर्स्ट कैंडिडेट है। ये फेल हो गया ए मार्क्स से, तो इसका मतलब इसके ए मार्क्स और आ जाते तो ये पास हो जाता। भाई अभी फेल हो गया, मान लो कोई 10 मार्क्स से फेल हो गया है, तो इसका मतलब 10 मार्क्स और आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसके 40 मार्क्स आए और फेल बाय 5 मार्क्स, 5 मार्क्स से फेल हो गया, तो मैं इसको 5 मार्क्स और दे दूंगा तो ये पासिंग मार्क्स हो गए। तो ये पासिंग मार्क्स हैं, ये स्कोर आया है 40 का, तो हम कह सकते हैं फेल बाय 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स से फेल हो रहा है, या 5 मार्क्स इसको हम और दे देंगे तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो ये ए मार्क्स से फेल हो रहा था, मैंने ए मार्क्स इसको दे दिया तो ये क्या हो गया? पासिंग मार्क्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास में पासिंग मार्क्स। यस। फिर एक दूसरा कैंडिडेट है, उसे टोटल का Y% मार्क्स मिला और वो B मार्क्स ज़्यादा आ गए, मैं ज़्यादा मार्क्स हटा दूँ तो फिर हमारे मतलब ज़्यादा मार्क्स में इसमें से माइनस कर दूँ तो हमारे पास क्या बचेंगे? ये भी पासिंग मार्क्स आ गए। भाई हम इस तरीके से सोचो, एक अनदर कैंडिडेट है, उसके 55 मार्क्स आए, तो हम कह सकते हैं कितने मार्क्स ज़्यादा आ गए? 10 मार्क्स। तो मैं इसमें से 10 मार्क्स हटा दूंगा जो ज़्यादा आए, तो ये पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो हमने इसमें से हटा दिया तो ये पासिंग मार्क्स आ गए। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही पासिंग मार्क्स मैंने इक्वेट कर दिया। अभी आप सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले आओ, प्लस का ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी आपको दिख रहा होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, सर ए माइनस बी भी दिख रहा है, तो ये इधर आएगा तो प्लस का ही होगा। आप इधर लेके जाएंगे तो कोई एक चीज़ तो माइनस में होने वाली है, ठीक है। आप इसको लेके जाएंगे तो इधर भी माइनस हो जाएगा, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी ही रहेगा, ये बात तो कन्फर्म है। इक्वल टू टी का Y% माइनस टी का X%, इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। अभी आप देखेंगे ए प्लस बी और यहाँ पर T% मैंने कॉमन ले लिया तो Y माइनस एक्स बचेगा। अभी ए प्लस बी डिवाइड में आ जाएगा Y माइनस एक्स, T% परसेंट हटाया डिवाइडेड बाई 100, 100 की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय Y माइनस एक्स इक्वल टू कितने क्या आ जाएगा? टी के। भाई यही आंसर है हमारे पास। यस। कौन सा ऑप्शन है? तो 100 ए प्लस बी Y माइनस एक्स, यानी ऑप्शन और इट। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी में ही कंसीडर करेंगे, बस 2 या 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कंसेप्ट पता है तो। क्वेश्चन नंबर 3, एन इक्विलेटर ट्राइंगल ABC is inscribed in a circle of radius 20√3 centimeter. The centroid of a triangle ABC is a distance D from a vertex A and D is equal to, D की वैल्यू क्या होगी? ये कह रहा है एन इक्विलेटर ट्राइंगल ABC inscribed in a circle, यानी कि एक इक्विलेटर ट्राइंगल है जो कि सर्कल के अंदर है, यानी कि ये सर्कल है, ये सर्कल हो गया, इसके अंदर एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। हम इस तरीके से इसको एक इक्विलेटर ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यस, ये इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया। तो ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल है जो एक सर्कल के अंदर है। एन इक्विलेटर ट्राइंगल ABC इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस, जिसकी सर्कल की रेडियस ये है। आपको पता होगा भाई ये इक्विलेटर ट्राइंगल की खास बात होती है क्या, कि ये जो लाइन होती है ना, ये ये जो लाइन होती है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, ये जो लाइन है ये हर ट्राइंगल में अलग अलग होती है। मतलब मान लेते हैं कोई स्केलेन ट्राइंगल है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका एंगल बाई सेक्टर अलग होगा, मीडियन अलग होगी और उसका एल्टीट्यूड अलग होगा, परपेंडिकुलर अलग होगा, मतलब कुछ इस तरीके से। लेकिन इक्विलेटर ट्राइंगल में ये जो पॉइंट होता है ना, यही पॉइंट इन सेंटर होता है, इन सेंटर। इसी पॉइंट को सरकम सेंटर बोलते हैं, सरकम सेंटर भी यही पॉइंट होता है। इसी पॉइंट को सेंट्रॉइड भी बोलते हैं, सेंट्रॉइड भी यही पॉइंट होता है। और इसी पॉइंट को ऑर्थो सेंटर भी बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर भी यही पॉइंट होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन है यही एंगल बाई सेक्टर है, यही मीडियन है, ये हम बोल सकते हैं यही मीडियन है, यही इसका ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। इसी को हम एंगल बाई सेक्टर भी बोल सकते हैं, एंगल बाई सेक्टर। यस, इसी को हम परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ यही है, ठीक है ना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और ये जो लाइन होती है ये 2:1 में बांटती है, क्योंकि सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। तो हमें ये बात अच्छी तरह से पता है, ये प्रॉपर्टी, कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स डिवाइड्स मीडियन मीडियन
फ्रॉम वर्टेक्स डिवाइड्स मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स 2:1, वर्टेक्स 2:1, वर्टेक्स से 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये वर्टेक्स है एक, यहाँ से ये 2:1 में डिवाइड करेगा। तो ये वाली जो होती है इसको हम बड़ी आर बोलते हैं, इसको हम छोटी आर बोलते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। और ये हम बोल सकते हैं कोई ट्राइंगल ए बी सी, और ये हो गया डी। और हम बोल सकते हैं दिस पॉइंट ओ, तो हम बोल सकते हैं ए ओ रेशो ओ डी होगा, जो ऑलवेज 2:1 में डिवाइड करेगा। यस, इतनी सी बात क्लियर है। इसकी जो रेडियस है वो 20√3 है। अच्छा, मतलब रेडियस का मतलब बड़ी आर इक्वल टू कितने के है, 20√3 के। ये बड़ी आर की वैल्यू आ गई। यस, ये बात क्लियर है। बड़ी आर इक्वल टू 20√3 है। और हमसे पूछा क्या है, बड़े मतलब बाहर वाला जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 20√3 है। हमसे पूछा है द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज अ डिस्टेंस डी फ्रॉम वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से इसकी जो डिस्टेंस है वो डी है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो डी है, वर्टेक्स से। ये सेंट्रॉइड से वर्टेक्स डी। और ये जो डी है वही इक्वल टू किसके होगा, बड़ी आर के। और बड़ी आर इक्वल टू किसकी है, 20√3 के। तो यानी कि किसी को कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियरिटी का क्वेश्चन है। यानी कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रिगर करेंगे, ऑप्शन को सीधा टिक कर देंगे। ऑप्शन मतलब क्लियर नहीं है तो फिर तो टाइम टेकन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, an amount double itself compound interest in 5 years. How many years will it take to make an amount 16 times itself? कंपाउंड इंटरेस्ट पावर में चलता है ऑलवेज। आपने देखा होगा ना, ए इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 + आर टी की पावर 100, आर बाय 100 की पावर टी। आपने देखा होगा ये ऑलवेज किस में चलता है, पावर में। तो ये 2 टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 1। अब 16 टाइम्स पैसा करना है, 16 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 4। तो पावर 1 यूनिट होने में 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 ईयर है। तो 4 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 4 यूनिट। तो 4 इंटू में 5 यानी कि 20 ईयर, 20 साल में पैसा जो है 16 टाइम हो जाएगा, खत्म। कोई फॉर्मूले की नीड नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी पैसा डबल हुआ, डबल मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स होने में 5 ईयर लगते हैं। तो आप इस तरीके से भी टैकल कर सकते हैं कि 5 ईयर में ये पैसा डबल हो रहा है। तो अगेन यही, मान लो कोई 1 लाख इन्वेस्ट करता है तो 5 ईयर में 2 लाख हो जाते हैं डबल। मान लो कोई 2 लाख इन्वेस्ट करे तो ऑब्वियसली बात है ये भी 2 टाइम हो जाएगा। अगले मतलब 5 साल में कोई 2 लाख इन्वेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है 4 लाख होंगे। फिर अगले 5 साल में फिर पैसा डबल होगा, ये 8 टाइम्स हो जाएगा। अगले 5 साल में फिर डबल हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। पैसा डबल है तो डबल होगा, ट्रिपल है तो ट्रिपल होगा। मान लो 3 साल में ट्रिपल हो रहा है तो यहाँ 1:3 आएगा, फिर ट्रिपल होगा तो फिर 9 आएगा, फिर 27 आएगा, इस तरीके से चलेगा। तो 5 + 5 + 5 + 5 मिला के कितना आ जाएगा, देन 20 ईयर, 20 साल में पैसा 16 टाइम्स हो जाएगा। यस गॉट इट, इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप बेसिक से भी टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी ऑफर्स 4 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट A, D on the mark price of an article. Arrange these successive discount A, D in ascending order based on the ये यहाँ पर शायद होगा, मतलब ये मार्क प्राइस होना चाहिए, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमें बताना है कि कंपनी जो 2 डिस्काउंट ऑफर कर रही है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ए से डी तक, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 25, 15, 30, 10, 35, 5, 15 और 20। डू द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अरेंज दीज सक्सेसिव डिस्काउंट ए टू डी इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है डिस्काउंट, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, ठीक है ना। इंक्रीज ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग इंक्रीज ऑर्डर में लिखना है। तो देखो डिस्काउंट सक्सेसिव क्या होता है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट 2 है हमारे पास में। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है A + B - A × B by 100% इज अ टोटल डिस्काउंट। ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट ज़्यादा होगा, मतलब 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, कुछ इस तरीके से डिस्काउंट चलने वाले हैं। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 25 + 15, एग्जाम में बैठे हैं जल्दी से कैसे कर सकते हैं। देखो 25 + 15 मिला के कितना बनता है, 40। ये भी 40, ये भी 40, लेकिन ये 35 है, ये तो अलग दिख गया। लेकिन ये सब 40 है। तो इनमें एक बात क्या कॉमन है, आपको कुछ नहीं करना है, A + B तो मिला के 40 आना ही आना है। ये देख लो कि ये किस में कम आ रहा है, बस वो कम है, जो ज़्यादा मतलब
जो ज़्यादा माइनस करूंगा तो वैल्यू कम बचेगी, कम माइनस करूंगा तो वैल्यू ज़्यादा बचेगी। तो मैं अभी लास्ट टाइम बताऊंगा आपको 20 एग्जाम में कैसे टैकल करना है। 25 + 15 - 25 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 100। आपने सॉल्व करा, 25 4 जा, 4 से कट करेंगे 4 3.75, और ये आ जाएगा 40 में से 3.75 जाएगा। तो 40 में से पहले 3 माइनस कर दो, 37, 37 में से ही 0.75 जाएंगे तो 36.25% डिस्काउंट मिलेगा। जबकि यहाँ कितना डिस्काउंट आ रहा है, 30 + 10 - 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी आप देखेंगे 40 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 30% डिस्काउंट। लास्ट इसको देखेंगे 35 + 5 - 35 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 100। आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 से 20 टाइम, 5 4 जा, 5 से 7, 7 से इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.75। 40 में से 1.75 जाएगा तो 40 में से 1 हटा दो 39, तो 38.25%। और लास्ट वन है, लास्ट वन 15 + 20 35 - 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, 5 3 जा, और ये आ जाएगा 35 यानी कि 32। अब आप मुझे बताओ सबसे बड़ा डिस्काउंट, अब इसी बात है कौन है सबसे बड़ा डिस्काउंट, ये। फिर इससे बड़ा डिस्काउंट कौन मिलेगा, इससे छोटा डिस्काउंट ये, फिर इससे छोटा डिस्काउंट ये, फिर सबसे छोटा डिस्काउंट ये। अब हमें क्या लिखना है, अरेंज द सक्सेसिव डिस्काउंट ए टू डी इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना, डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग ऑर्डर, बेस्ड ऑन द, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, बेस्ड ऑन द सेलिंग प्राइस होना चाहिए या किसके अकॉर्डिंग, प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मान लेते हैं मार्क प्राइस होना चाहिए यहाँ पर, तो मान लेते हैं या सेलिंग प्राइस के ऑर्डर पर लिखना है। तो आप एक चीज सिंपल समझो, मार्क प्राइस 100, तो 100 पर 36.25 का डिस्काउंट दूंगा तो सेल कितने में कर रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस 100 में से 36.25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 100 में से 36 हटा दो, कितना आएगा 64, 64 और 64 में से भी 2.2 हटा दो तो ये आ जाएगा 63.75। इसका कितना आएगा 37 सीधा सीधा हटा दो तो ये हमारे पास में आ जाएगा, हमारे पास में कितना आएगा, अब इसी बात है 63, इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा 62 61.75, और अभी 32 हटाएंगे तो ये आ जाएगा 68। अभी आप बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा किस में दिखाई दे रहा है, तो आपको दिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा सेलिंग प्राइस ये 61, तो सबसे छोटा है सी, फिर उससे बड़ा कौन सा है, सब उससे बड़ा आ जाएगा हमारे पास में ये वाला बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, तो सी पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, तो सी बी ए डी, यानी ऑप्शन, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो। सर आप कुछ बताने वाले थे एग्जाम में कैसे करना है, देखो एग्जाम में कैसे करना है मैं अब आपको बताता हूँ। ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस कम होगा, मजे आ गए आपको, ज़्यादा डिस्काउंट इसका मतलब सेलिंग प्राइस कम पे करना पड़ेगा। मान लो किसी को 50 का डिस्काउंट मिला तो उसे 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, लेकिन किसी को 40 का डिस्काउंट मिला तो उसे 60 पे करने पड़ेंगे, किसी को 30 का डिस्काउंट मिला तो 70 पे करने पड़ेंगे। तो एक बात तो कन्फर्म है, डिस्काउंट बढ़ा तो पे कम करना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे डिस्काउंट किसका कम है, जिसका डिस्काउंट कम है उसका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, जिसका डिस्काउंट बड़ा है उसका सेलिंग प्राइस छोटा होगा। हमें छोटे से स्टार्ट करना है, सबसे बड़ा कौन सा होगा तो ये सब 40 दे रहे थे आप देखेंगे, तो एग्जाम में क्या करेंगे 25 इंटू 15, बस सिंपल ये देख लेंगे, 5 से कट करेंगे 4, ये आ जाएगा हमारे पास में, देन 3.75, ये 40 में से 3.75 कम होगा, 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, एग्जाम में बैठे हैं तो 3 कम होगा, 35 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 520, आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1.75। अभी आप देखो जितना ज़्यादा माइनस करेंगे उतनी वैल्यू कम आएगी, ऑब्वियस सी बात है, जितना हम ज़्यादा माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है। इनमें सबसे कम कौन माइनस हो रहा है, सबसे कम माइनस हो रहा है ये, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, यस समझ में आ गए। तो डिस्काउंट सबसे बड़ा आएगा क्योंकि ये 40 में से सबसे कम माइनस हो रहा है, तो मतलब इनमें ये 40 माइनस समथिंग होता है, बस इतना याद रखना है एग्जाम में। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो एक बात समझो, जितना ज़्यादा माइनस करूंगा उतनी वैल्यू छोटी आएगी, तो इनमें सबसे छोटा डिस्काउंट कौन सा है ये, तो सेलिंग प्राइस का बड़ा आएगा। सबसे बड़ा डिस्काउंट कौन सा है ये, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, छोटा आएगा। तो सबसे छोटा सेलिंग प्राइस इसका,
फिर उससे बड़ा इसका, फिर उससे बड़ा इसका, और ये तो वैल्यू सबसे छोटी है 35 है, 35 में से और माइनस होगा तो और छोटी बनी वैल्यू बनेगी। तो डी तो वैसे भी लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन बी और डी में से ही चूज करना था आप। नेक्स्ट, अच्छा ऑप्शन से भी जा सकते थे, जैसे कि मुझे पता है डी इनमें सबसे छोटा है, तो ए और ये तो है नहीं, बस मैं इनमें से ये चेक कर लूंगा डी डी दोनों में आता है, बी पहले आएगा या ए पहले आएगा, तो बस मैं ए और बी को सॉल्व करके देख लूंगा, सी तो दोनों में आना ही आना है कन्फर्म, तो सी को चेक करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन सोल्ड 3/5 ऑफ हिज आर्टिकल एट गेन ऑफ 20% एंड द रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 3/5 पार्ट को 20% पर बेचता है, रिमेनिंग को वो कॉस्ट प्राइस पर बेच देता है। कॉस्ट प्राइस मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, द गेन अर्न इन द ट्रांजेक्शन, पूरी ट्रांजेक्शन में कितना क्या फायदा हुआ उसे। आप देखो लेट करके भी कर सकते हैं, चाहो तो आप लेट करके कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे बेस्ट वे क्या है, 3/5 ऑफ द आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, रिमेनिंग जो 2/5 है वो हमने 0% प्रॉफिट और लॉस पर बेचा, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, 0% है। जो टोटल है, टोटल मतलब 1 आ जाएगा, 3/5 2/5 मिला के टोटल 1, टोटल पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, X%, काम खत्म। ये तो 0 आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 का 20% इक्वल टू X%, यही तो आंसर होता है डायरेक्ट, 12%, खत्म, ऑप्शन सी। सर मान के नहीं कर सकते, देखो भाई टोटल है 100 आर्टिकल, इसका 3/5 आर्टिकल, 3/5 यानी कि 60 आर्टिकल, प्रॉफिट पर बेचा 20% पर, 20% प्रॉफिट मतलब 12 का प्रॉफिट हुआ, जो रिमेनिंग आर्टिकल है 40, नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब 0 का, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ 12 का, 100 का 12 कितना परसेंट होता है 12%, काम खत्म, आप ऐसे भी टैकल कर सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो अ टू स्टेटमेंट, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, ए रेशो बी इज 5/3, बी रेशो सी इज 2/5, देन सी माइनस ए विल बी इक्वल टू किसके होगा। अब सी माइनस ए जो है वो स्टेटमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, या स्टेटमेंट सेकंड के इक्वल होगा, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है, ये हमें बताना है, ये इसके ऑप्शंस हैं। सबसे पहले देखेंगे ए रेशो बी इज 5/3 और बी रेशो सी 2/5, इतनी सी बात क्लियर है, हमें बी रेशो सी कितना गिवन है, देन 2/5, यहाँ से बी दोनों में सेम होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 रेशो में पड़ा होगा, तो ये आ जाएगा 10 और 6, ये आ जाएगा 6 और 15, तो हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी का कॉम्बिनेशन बन गया 10/6/15 के, काम खत्म। यस, ये ए रेशो बी रेशो सी आ गया, तो सी माइनस ए कितना होगा, सर ये तो रेशो है, सी माइनस ए तो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आएगी, तो अब इसी बात है, इसकी भी नहीं आएगी इसकी भी नहीं आएगी, क्योंकि कोफिशिएंट तो इसमें रह ही जाएगा कुछ ना कुछ, आप 10K मान लो, इसे 6K मान लो, इसे 15K मान लो, तो ये के की फॉर्म में आंसर आएगा, तो इसका आंसर भी के की फॉर्म में आएगा, इसका भी के की फॉर्म में आएगा, तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी 15 माइनस 10 ए की वैल्यू 10, कितना आंसर आएगा 5 आंसर आना चाहिए, क्या इसका आंसर 5 है, 10 इंटू में ए प्लस सी करेंगे, 10 + 15 25, तो ये तो 250 आएगा, तो ये तो नॉट इक्वल टू, मतलब ये तो फॉल्स हो गया, ये तो गलत है। 10 इंटू में 10 प्लस 25 इंटू में बी की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू है 6, तो ये आ जाएगा 100 + 150 यानी कि 250। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड बराबर है, ये सी माइनस ए के बराबर नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सी, नहीं ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स बस सेकंड इज ट्रू, नहीं दोनों ही फॉल्स हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। गॉट इट, क्लियर है भाई पॉइंट, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में, और क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ टू नंबर x and y are respectively 6 and 210 if x plus y equal to 72, 1/x plus 1/y हमें बताना है। देखो यार x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है कोई नंबर और उसमें कॉमन नंबर h, कोई दूसरा नंबर है y, वो नंबर क्या होगा b इंटू में h। सर h क्यों माना आपने नंबर इसके साथ, तो आपने क्लास में पढ़ा होगा कभी ना कभी किसी न किसी टीचर से कि h ये एचसीएफ होता है, एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन नंबर होता है h, जो कॉमन से अलावा रह जाते हैं उसको बोलते हैं ए और बी, तो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, क्या होते हैं को प्राइम नंबर, ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे ऑलवेज। तो एच सी एफ एच आ गया, एच की वैल्यू हमें कितना पता है 6, और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है ए बी एच, एलसीएम कितने के बराबर है, एलसीएम है 210 के,
तो यानी कि a इंटू में b इंटू में 6 इक्वल टू 210 के, ए बी इक्वल टू आ जाएगा, देन हमारे पास में 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 35 के, ए बी की वैल्यू 35 आ गई। उसके बाद हमें पता है कि x प्लस वाई जो है वो बराबर है 72 के, तो यह आ जाएगा ए एच प्लस बी एच इक्वल टू 72 के, तो यानी कि h इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 72 के, h की वैल्यू 6 है तो a प्लस बी इक्वल टू 6 से कट करेंगे तो यह आ जाएगा 12। दो नंबर ऐसे, दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। तो अब आपको ये पेपर में ना ऐसे सोचना नहीं है, रखना नहीं है कि यार बहुत देर में ऐसे सोच रहे हैं और आप आंसर दे रहे हैं, नहीं, सीधा कैसे करना है, आपको दो नंबर सोचने हैं ऐसे जिनका प्रोडक्ट 35 और सम 12 आए, लेकिन वो दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि 35 5 इंटू 7 बनता है, यस, और 5 प्लस 7 कितना होता है 12, और 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब ए और बी जो होंगे वो 5 और 7 होंगे, 5 और 7। हमसे नंबर पूछा है तो नंबर 1/x प्लस 1/y क्या होगा, तो x क्या होगा 1/x, x मतलब a इंटू एच, ए की वैल्यू 5, 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 प्लस 1/7 इंटू 6 तो देन 42, यस, 1/6 तो इसमें से कॉमन भी आ जाएगा, वैसे बाहर लेना चाहो तो 1/6 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1/5 प्लस 1/7 कॉमन पार्ट, 1/6 इंटू में 35 और ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 7 12 और 2 आ जाएगा 35 के, 2/35 यानी कि ऑप्शन डी। गॉट इट, क्लियर है। इस तरीके से आप इसे टैकल कर सकते हैं। सर कोई जुगाड़बाजी ऑप्शन से कुछ करने का या कुछ ऐसा, देखो ऑप्शन से आप ट्रिगर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सब ऑप्शन बहुत सिमिलर है, 35 35 35, लेकिन 35 देख के एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, दो जो नंबर में टूट रहा है वो 5 इंटू 7 में ही टूट रहा होगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर होते हैं ऑलवेज, क्योंकि एच बाहर आ जाता है कॉमन पार्ट। यस, क्लियर पॉइंट। इस तरीके से आप इसे टैकल कर सकते हैं, ये इसका बेसिक वे है, पूरा आराम से डिटेल सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज 5 conjugative natural number is a, the next two number are also included, how will the average vary, कितना वेरी करेगा। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक नंबर इंक्रीज करते हैं 0.5, दो नंबर इंक्रीज करेंगे तो सीधा सीधा 1 इंक्रीज हो जाएगा, और मतलब तीन नंबर 1.5, चार नंबर इंक्रीज करेंगे 2, 0.5 बढ़ता है, 0.5 से इंक्रीज होता है हर नंबर, यानी पहला नंबर 1 था तो 1 ही रहेगा, अगले दो का जो एवरेज आएगा अगला नंबर इंक्लूड कर लेंगे 3, 1.5 बढ़ गया ना 0.5, 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 5 6 तो 2 आ जाएगा, बढ़ गया 0.5, 1 प्लस 2 प्लस 3, किसी को पता है ये वाली बात, मैं बेसिक तो बताऊंगा, किसी को ये वाली बात पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 प्लस 3 7 2 9 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 2.5, देखो 0.5 बढ़ता हुआ चला जाएगा हर नंबर ऐड करने पे। हमने कितने नंबर ऐड करें तो कितने भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से आगे जितने नंबर ऐड करेंगे उतना ही 0.5 ईच नंबर पे बढ़ेगा, तो नेक्स्ट टू नंबर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टू नंबर बढ़ा रहे हैं 0.5 दो बार बढ़ेगा तो मिला के कितना बढ़ेगा, यही आंसर है, खत्म। एग्जाम में बैठे हैं कुछ भी नहीं करना, खत्म, सॉल्व, कंसेप्ट पता है तो। बेसिक क्या है, लेट स्टार्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। स्मॉलेस्ट नंबर जो हम लेट करते हैं वो मान लेते हैं हम एक्स, एक्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर है तो x प्लस 1 होगा नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर कितना होगा x प्लस 2, अगला नंबर x प्लस 3, अगला नंबर x प्लस 4, इस तरीके से जाएंगे, ये पहले नंबर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर क्या बनेगा x प्लस 5, सेवन्थ नंबर बनेगा x प्लस 6। हमें पहले 5 का चाहिए, पहले 5 का एवरेज, इनका सम, तो इनका सम आ जाएगा हमारे पास में 5x प्लस 4 प्लस 3 7 2 9 1 10, और डिवाइडेड बाय हम कितना कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जुगेटिव नंबर, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव, 5 कॉन्जुगेटिव कितना आ जाएगा x प्लस 2, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जुगेटिव, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, नेक्स्ट 2 को ही हम जब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7x, 7x आ जाएंगे, और 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 10 यहाँ तक था तो ये आ जाएगा 21 बाय टोटल। एवरेज तो आपको पता होगा, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सबका एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, गॉट इट। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 मिलेगा, अभी आप ऑब्जर्व करो x प्लस 2 से x प्लस 3 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ भाई, टोटल जो एवरेज इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ 1, यानी कि a,
और इट क्लियर है पॉइंट? यस क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 10, मैच तो लिस्ट वन लिस्ट सेकंड क्या होगा? देखो यार, पूरा मैच करने की जरूरत तो है नहीं। अब फर्स्ट देखो, अब एग्जाम में बैठे हैं हम, पूरा इसको सॉल्व इसको सॉल्व इसको सॉल्व इसको सॉल्व सबको टिक करके जब आंसर टिक करते हैं, यार कंपटीशन में बैठे हैं, 10th क्लास या 12th क्लास के एग्जाम नहीं लिख रहे हैं आप। आपको यहाँ आंसर से मतलब है, उसे कोई मतलब नहीं आपने कैसे करा, ठीक है ना। उसको कोई मतलब नहीं कि आपको पता है कि यार ये ऐसे है, आपको पता थी आपने ये टिक कर दिया, उसे कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस इस बात से मतलब है कि आंसर सही दिया है कि नहीं दिया है। कंप्यूटर चेक करता है इसे, कोई इंसान चेक नहीं करता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें पता है ए में या तो थर्ड आएगा या सेकंड आएगा या फोर्थ आएगा। तो पहले मैं ए को ही चेक कर लेता हूँ, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैंने ए चेक करा। ए को चेक करेंगे तो बोर्ड मार्क्स में पहले क्या सॉल्व होता है? डिवाइड। तो डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 163 डिवाइडेड बाई, फिर मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस होगा। आपने सॉल्व करा तो 3 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 1 4, 489 आ जाएगा। 489 माइनस 89, तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट 400 और ये आ जाएगा 20 के। ये 20 वैल्यू आएगी, मतलब ए का जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। ए का सेकंड पार्ट है तो ये खत्म, ये खत्म। अब मगजमारी नहीं है। अब मेरे पास, मुझे बी चेक करो या कोई एक सी चेक मत करो, सी का तो फर्स्ट है, तो या तो ए बी चेक करो या डी चेक करो, ये आपके हाथ में, कोई भी चेक कर लो। तो आप बी चेक कर लो पहले। बी चेक करेंगे तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर यानी 225 प्लस 11 इंटू में 9, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 225 प्लस 99। आप करेंगे तो 9 प्लस 5 ये आ जाएगा 14 के, 9 प्लस 2 11 1 12 के आ जाएगा और ये आ जाएगा 324 यानी कि ये आ जाएगा 18 के। तो ये वैल्यू आ गई 18 के, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आएगा। फोर्थ यानी कि ये कट गया, ऑप्शन सी आ गया। तो पूरा चेक नहीं करना, सी और डी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसे टैकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, if the 7-digit number 94829B6 is divisible by 72, then what is the value of 2a plus 3b for a is not equal to b? a कभी b के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है भाई? सबसे पहले 72 के दो को प्राइम नंबर में ब्रेक करो। दो को प्राइम नंबर ब्रेक यानी 36 इंटू 2 9, 2 कॉमन आता है। 24 इंटू 3 नहीं, 3 कॉमन आता है 24 और 3 में। 12 6 72 9, 8 और 9, 8 और 9 क्लास में बहुत बार पढ़ा होगा, ज़्यादातर यही पूछता है 55 72 99 88 वो प्राइम नंबर जो जल्दी इजीली टूट जाए, ठीक है। तो 8 और इंटू में 9, 8 और 9 यानी कि हम कह सकते हैं 8 9 जा 72। सर इसमें ही क्यों तोड़ना है? तो रूल ऑफ 8 पता है, रूल ऑफ 9 पता है। रूल ऑफ 8 क्या है हमारे पास में? रूल ऑफ 8 है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना है। रूल ऑफ 9 क्या है? तो रूल ऑफ 9 होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। सिंपल। एक बात तो बहुत क्लियर है, क्या? रूल ऑफ 8 चेक करते हैं सबसे पहले। तो लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9b6 डिवाइडेड बाई 8, ये 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो अब वैल्यू पुट करके देखेंगे। सर ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू होंगी, तो बी ए बी आर द डिजिट्स, डिजिट्स हैं तो 0 to 9 होंगी। तो 0 to 9 है तो सिंपल है, बी की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। 8 1 जा 8 बचा 1, बी की वैल्यू आपने डाली 0 0, तो 10 हो गया। 8 1 जा 8 10 हो गया। अब 10 को आप डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 2 बचा 26 नहीं। अब सर क्या मुझे ऐसे चेक करना चाहिए? नहीं, देखो लास्ट में 6 आ रहा है और लास्ट में 6 आप कब डिवाइड कर सकते हैं? या तो 8 7 या 56 पे डिवाइड कर सकते हैं या फिर 16 से डिवाइड कर सकते हैं। यदि लास्ट में 8 है तो डिवाइड हो सकता है, 56 है तो डिवाइड हो सकता है। बाकी 26 आएगा नहीं कटेगा, 36 आएगा नहीं कटेगा, 46 आएगा नहीं कटेगा, 66 आएगा नहीं कटेगा, 76 आएगा नहीं कटेगा। अभी पॉइंट क्लियर है? यानी कि साहिब या तो 16 होगा या 56 होगा, इतनी बात तो क्लियर है। तो यानी कि 16 और 56, तो यहाँ जो कैरी जाना चाहिए या तो 1 जाना चाहिए या 5 जाना चाहिए। अब आप मुझे बताओ 8 1 जा 8, यहाँ बचा 1, तो 0 नहीं रख सकते क्योंकि 10 पे 2 रिमाइंडर बचेगा और 2 पे 26 बनेगा, नहीं बात बनेगी। 3 नहीं रख सकते क्योंकि रिमाइंडर 5 बचेगा, हाँ। बी इक्वल टू 1 नहीं रख, 0 तो रख ही नहीं सकते, 10 2 बचेगा। 1 नहीं रख सकते, 11 हो जाएगा, 36 बचेगा, फिर समझ गए 3 बचेगा, फिर 36 हो जाएगा। बी इक्वल टू 2 नहीं रख सकते क्योंकि 8 1 जा 8 46 हो जाएगा। लेकिन बी इक्वल टू जैसे ही आप 3 रखोगे, बी इक्वल टू आप 3 रखोगे, मैं यहाँ रख देता हूँ बी इक्वल टू 3। अभी आप ऑब्जर्व करो, बी इक्वल टू 3 डालो
तो ये आ जाएगा 9 3 6, 8 1 जा 8, 13 बचा, 8 1 जा 8, फिर 5 बचा, 56, 8 7 जा 56, कट गया ना पूरा पूरा। यस, अगला नंबर 1 का तो आ गया। अब मुझे रिमाइंडर 5 चाहिए, रिमाइंडर 5 चाहिए तो कितना आना चाहिए रिमाइंडर 5 के लिए, यहाँ पर 8 + 5 13, तो ये तो आ गया। अब मुझे 16 चाहिए, 16 कब मिलेगा, 8 1 जा 8, या तो 9 आना चाहिए, तो 9 तो पॉसिबल ही नहीं है, 10 से बड़ा नंबर आएगा, तो 17 पे मिल जाएगा। 8 2 जा 16 और 1 बच जाएगा, तो बी की वैल्यू 7 पे भी बन जाएगी। 7 पे डाल के देखेंगे तो 976 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 17 हो गया, 8 2 जा 16, 1 बचा, 8 2 जा 16, कट गया ना पूरा पूरा डिविजिबल। आप इस तरीके से सोचो कि कहाँ कटेगा, ये दो नंबर होंगे कौन कौन से, आगे कैरी फॉरवर्ड होगा या तो 1 या फिर 5, 5 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 13 चाहिए और एक 17 वैल्यू। यस, आई थिंक क्लियर है। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं बी की वैल्यू या तो 3 होगी या 7 होगी। अब रूल ऑफ 9, ये दोनों रूल फॉलो करने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 काम करे, 8 भी काम करना चाहिए, रूल 9 भी, दोनों दोनों रूल फॉलो होंगे तभी वो 72 से डिविजिबल होगा। मान लो रूल 8 फॉलो हो रहा है, 9 फॉलो नहीं हो रहा है, तो डिविजिबल नहीं होगा। मान लो 9 फॉलो हो रहा है, 8 नहीं हो रहा, तो डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है नंबर, तो 72 से भी डिविजिबल होगा। एक बात तो कंफर्म है, रूल ऑफ 9 क्या लगाएंगे, तो रूल ऑफ 9 होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, 9 + 4 + a + 2 + 9 + b + 6 डिवाइडेड बाय 9। जहाँ जहाँ 9 दिखाई दे आप कट कर सकते हैं, जैसे कि ये 9 है कट गया, ये 9 है कट गया, आप इसे कट भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ 9 दिखाई दे। पर और कुछ कट रहा है नहीं। 6 + 4 10, 10 + 2 आ जाएगा 12, 12 + a + b डिवाइडेड बाय 9। अभी आप देखो, चाहो तो 12 को भी कट कर सकते हैं, 9 बन जा 9, 9 + 3 में लिख दो, 9 + 3, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 3 + a + b भी मैं इसको लिख सकता हूँ, पर छोड़ दो। पुट केस फर्स्ट b = 3, 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 + a + 3 डिवाइडेड बाय 9, 15 + a डिवाइडेड बाय 9। आप मुझे बताओ a की वैल्यू क्या डालूं कि ये 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, तो a = 3 डालना पड़ेगा। a = जैसे ही आप 3 पुट करोगे ये कट जाएगा। 27 पे भी तो कट जाएगा सर, 27 के लिए आपको 12 पुट करना पड़ेगा। क्या a की वैल्यू 12 हो सकती है, नहीं। क्यों, a एंड b आर द डिजिट्स, a और b डिजिट्स हैं, डिजिट 0 to 9 होती हैं, 9 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता बी ए का, तो याद है आगे। अब इसने ये बात बोली थी a इज नॉट इक्वल टू b, a और b बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये केस सेटिस्फाई नहीं होगा, नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। केस सेकंड पुट करते हैं, केस सेकंड देखेंगे तो b इक्वल टू क्या पुट करेंगे 7, तो ये आ जाएगा 12 + a + 7 डिवाइडेड बाय 9, 12 + 7 19 + a डिवाइडेड बाय 9। अब देखो 18 से बड़ा नंबर आज चाहिए हमें, जो 19 से कट रहा हो, 27, इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा जो 27 पर कट जाए, तो ये हमें पुट करना पड़ेगा 8, 19 + 8 27, तो ये कट गया 8। थोड़ा इजी करने के लिए आप 12 को और इसको 3 भी लिख सकते थे, ठीक है। ये केस सेटिस्फाई करेगा, यस सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई करेगा। अभी मैं पॉइंट की बात करूं, मुझसे वैल्यू किसका पूछा है, तो मुझसे वैल्यू पूछा है 2a + 3b, तो 2a, a कितना है हमारे पास में, तो a होता है 8 + b की वैल्यू कितनी है 7, तो यह आ जाएगा हमारे पास 16 + 21, तो यह आ जाएगा 37 के 37 हमारे पास आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी। बट इट क्लियर है बाई पॉइंट, इतनी सी बात, यस क्लियर होगा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 12। एन इक्विलेटर ट्राइंगल ABC इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर है भाई, ऑफ रेडियस जिसकी 20√3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, क्या होगा। अभी सेम क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक एक क्वेश्चन था अभी स्टार्टिंग में, यस इसके अंदर एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, यस गॉट इट। अभी आप देखें, एन इक्विलेटर ट्राइंगल ABC इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है जो सर्कल के अंदर है। इक्विलेटर ट्राइंगल है, जस्ट मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताइए, अब जाके उसको चेक कर सकते हैं, 3rd 4th 5th 6th में से कोई एक क्वेश्चन होगा, स्टार्टिंग में ही सेम क्वेश्चन है। मैंने भी बताया था ये सेंट्रोइड होगा, यही सब कुछ होगा, तो मैंने बताया था ये वाली जो पॉइंट होता है ये 2:1 में डिवाइड करता है, ये बड़ी वाली आर होती है, ये छोटी आर होती है। बड़ी आर कितने के बराबर है, 20√3 के बराबर है, और आपको पता होगा ये 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। और जो बड़ी आर होती है
वो 2/3 ऑफ टोटल का, टोटल हाइट का जो हाइट होगी उसका 2/3 पार्ट होता है। और हाइट क्या होती है भाई, तो हाइट इक्वल टू होती है, साइड ए है तो साइड का √3/2 ऑफ ए होता है। आप इसे चाहो तो ऐसे फाइंड भी कर सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल, ये a/2 हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हाइट का स्क्वायर, h इक्वल टू आ जाएगा √3/2। तो r इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2/3 और h की वैल्यू हमारे पास में है √3/2 ऑफ ए के, ये की वैल्यू, और r की वैल्यू इक्वल टू बताया 20√3 के। √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, और a इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा 23 या 60 के। खत्म, यही आंसर है। प्रॉपर्टी पता है तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन बताया था, सेम क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसका डिटेल नहीं बताया, वहाँ पर मैंने इसका पूरा डिटेल बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट in class X of 30 student 25 pass in first division and another class Y of 35 student 28 pass in first division। स्टूडेंट सॉरी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, क्लास X हैज मोर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, या बोथ क्लास हैव इक्वल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेटिंग द फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो पहली बात तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, या तो दोनों सेम है, दोनों सेम है तो कभी एक ज़्यादा नहीं हो सकता, एक ज़्यादा है वाई से, परसेंट ज़्यादा है तो ये, इसका मतलब एक गलत एक सही तो होगा। एक सही एक गलत है तो ना तो दोनों सही हो सकते ना दोनों गलत हो सकते, तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। एक बात देखो, एक्स 30 थे, 24 पास हुए, तो 30 में से 24 पास हो रहे हैं तो पासिंग परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 8। 80% लोग एक्स में पास हो रहे हैं। पासिंग परसेंटेज ऑफ वाई कितना है, तो 28 पास हुए 35 में से, परसेंट बनाने के लिए इंटू में 100, 7 4 जा 7 5 जा 5 से कट करेंगे 20 टाइम 24 जा आ जाएगा 80%। एक्स और वाई में जो दोनों में पास स्टूडेंट है वो बराबर है, एक्स और वाई जो पासिंग परसेंटेज है दोनों का वो क्या है, जो फर्स्ट डिवीजन जिनका आया है वो दोनों क्या है, सेम है एक्स और वाई में। तो बोथ क्लासेज हैव इक्वल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेटिंग द फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन इक्वल परसेंटेज है, तो ये सही है और ये गलत है। आंसर सेकंड जो है वो सही है, फर्स्ट गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स और सेकंड इज ट्रू। यस, आप इसे ऐसे टैकल कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। देखो एक तरीका तो है भाई, आप ऐसे करके लिख दो 0.555, मुझे तो डायरेक्ट पता है 0.6363, ऐसे करके लिख दो। 15 ये 0.80, 15 5 जा 75, 5 बचा 50 हो गया, 5 3 जा तो ये 53 आ जाएगा। और आप इसे सॉल्व करेंगे 0 पॉइंट, ये 110, 17 6 जा 102 और 102, 8 बचा 80 हो गया, 80 हो गया तो 80 को आप जब डिवाइड करेंगे तो 17 5 जा 85, 17 4 जा ये कुछ समथिंग बनेगा। सबसे बड़ा कौन है, तो अभी आप कह सकते हैं सबसे बड़ा ये डी है, फिर कौन है, बी है, तो डी बी आएगा, तो डी बी दोनों में है। फिर कौन आएगा डी बी के बाद, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, डी बी ए सी, यानी कि ऑप्शन ए। यस सर, अभी और कोई भी तरीका बता रहे थे, एक तरीका तो ये है, चलो ये तो ईजी है यार, आ गया। मान लो बड़ी बड़ी थोड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती, थोड़ा डिफिकल्ट होता तो टाइम कंज्यूमिंग होता। टाइम कंज्यूमिंग को कैसे हम सेव, मतलब ऐसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे हम थोड़ा टाइम सेव कर सकते हैं। देखो सिंपल, 5/9 7/11, इन दोनों में कौन बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 55, 7 9 जा 63, इन दोनों में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बात है ये है। तो इसका मतलब बी बड़ा है ए छोटा है, बी बड़ा है ए छोटा है, तो मतलब ए बाद में आएगा बी पहले आएगा, तो यानी कि ए पहले नहीं आ सकता है, ए ऑलवेज बी के बाद में आना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर है, ए छोटा है, ए छोटा है तो बी के बाद आना चाहिए, ए छोटा है तो बी के बाद आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है सर, ये दो ऑप्शन बचे। अब कैसे करेंगे, तो आप डी और सी में से चूज कर, देखो डी और सी अभी भी छोटे हैं, आप देखेंगे ए और सी में से देखो कौन छोटा कौन बड़ा है, तो 7/11, सारी कैलकुलेशन नहीं करनी, देखो ऑप्शन से कैसे करते हैं, 15 7 जा 105 और ये आ जाएगा 88, इन दोनों में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 7/11 बड़ा है, यानी कि बी बड़ा है। सी क्या है, सी छोटा है, तो बी बड़ा है, बी पहले आएगा सी बाद में आएगा, तो बी पहले आएगा सी बाद में आएगा। हमें ए और सी चेक करना था, सॉरी 5/9 ए और सी है हमारे पास में 8/15,
8 बाय 15, 15 5 जा 75, 9 8 जा 72। कौन बड़ा है? ए बड़ा है, सी छोटा है। तो ए बड़ा है, सी छोटा है, सी सबसे लास्ट में आएगा, यानी ऑप्शन डी। ऐसे भी आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 से ही काम चल जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफाई। √4 0.0625, रूट क्यूब ऑफ 0.08 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.09 -1। तो देखो ये वैल्यू किसकी होती है? 0.5 की। ये वैल्यू किसकी होती है? 0.2 की। ये वैल्यू कितनी होती है? 0.3 की। माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, दिस इज द वैल्यू ऑफ, आप पॉइंट हटाने की जरूरत ही नहीं है। देखो अभी आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, 0.5, 0.2, 0.3 मिला के कितना बनता है? 1। और 1 में से 1 जाएगा, ऊपर ऑलवेज 0 आएगा। 0 से किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 आएगा, काम खत्म। खत्म, नीचे वाले को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सर आपने तो 0.5 डायरेक्ट लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगी? तो देखो √4 ऑफ 0, यानी 625 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगे। पॉइंट हटाया तो नीचे 4 जीरो की पावर 1/4। ये पक्का किसी न किसी की पावर होगी। ये 5 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 4 है। की पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है, 5/10 का मतलब आ जाएगा 0.5। यस, ऐसे ही सेम केस ऑफ 0.008, पॉइंट हटाया तो 1000 की पावर 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2/10 की पावर 3, 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, इक्वल टू 2/10, इक्वल टू 0.2। सेम केस ऑफ सिमिलर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राम एंड श्याम रन अ रेस बिटवीन ए एंड बी 5 किलोमीटर अपार्ट। राम स्टार्ट एट 9 AM, फ्रॉम ए से स्टार्ट करता है, द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, रीचेज बी एंड रिटर्न टू ए at the same speed. Sam start at 9:45 AM from A and speed of 10 किलोमीटर पर आवर, reaches B and comes back, वापस आता है ये भी at the same speed, वही स्पीड से। At what time do राम एंड श्याम मीट ईच अदर? एक दूसरे से कितने, देखने कंसेप्ट है तो बहुत ढंग से देख, आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ा दोगे हवा में। ये हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहाँ से ही राम ट्रेवल कर रहा है, इस पॉइंट से ही श्याम ट्रेवल कर रहा है। राम जो ट्रेवल कर रहा है वो 9 AM पे ट्रेवल कर रहा है, और ये जो ट्रेवल कर रहा है 9:45 AM पे ट्रेवल। ऑब्वियस सी बात है, जब तक श्याम रन करना स्टार्ट करेगा तब तक राम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? 9:45। हम मान लेते हैं कि राम जो है 9:45 पर यहाँ पहुँच चुका है, राम AM पर 45 मिनट ट्रेवल करा। 45 मिनट में कितना ट्रेवल करा होगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। राम की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना लग रहा है? 45 मिनट। कन्वर्ट इनटू अ मिनट्स, आवर्स। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये किलोमीटर है और इसको आवर्स होना कंपलसरी है। तो आप सॉल्व करेंगे, ये 12 टाइम कट जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 से ये 15 टाइम कट जाएगा, ये 4 टाइम्स कट जाएगा। तो 15/4 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। 15/4 यानी कि आप कह सकते हैं कि 3.75 वो ट्रेवल कर चुका है। 3.75 किलोमीटर वो ट्रेवल कर चुका है। तो 3.75 उसने ट्रेवल कर लिया है, तो अभी बच कितना रहा है बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए? तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट अभी बच रहा है वो कितना है? वेट, हम मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ तक है। अभी हमारे पास कितना बच रहा है? तो 1.25 बच रहा है, और राम यहाँ पर है इस पोजीशन 9:45 पर, आई थिंक। यानी कि जब श्याम ट्रेवल करना रन करना स्टार्ट करेगा, राम यहाँ पर है, उस वक्त श्याम यहाँ पर है। दोनों में इतने का डिफरेंस। अब दोनों चल रहे हैं, राम इधर से इधर तक आएगा, यहाँ से मूव करके इस तरफ भागेगा, और श्याम इधर से इधर भाग रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। और मान लो यहाँ मुलाकात हो गई इस पॉइंट पर, दिस इज द मीटिंग पॉइंट। तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, राम यहाँ से लेके यहाँ तक चला, इस पॉइंट तक, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वापस आया यहाँ तक। और जब तक राम इधर से वापस आ रहा था तो ये रास्ते में इससे यहाँ मुलाकात कर दी, मतलब राम वापस आ रहा था, श्याम जा रहा था, तो इन दोनों की आपस में मुलाकात होगी। सर आप कैसे कह सकते हो कि ये वापस होके ही मिलेगा? हो सकता है कि इससे पहले ही मिल ले। तो सर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मान लेते हैं कि इसकी स्पीड, मान क्या लेते हैं, इसकी स्पीड इसका हाफ है। तो जब तक ये 1.25 किलोमीटर चलेगा
तो ये शाम जो है डबल चल चुका होगा। डबल का मतलब 1.25 चलेगा, उतनी देर में शाम जो है उसकी स्पीड डबल है 10 की स्पीड से, तो वो डबल डिस्टेंस चलेगा। तो 1.25 का डबल कितना होता है 2.5। तो जब तक वो 2.5 चला होगा मतलब यहाँ तक, तो जब ये बी पे पहुंचा होगा तो ये जब तक यहीं पहुंचा होगा। अब ये दोनों मिलकर चल रहे हैं। तो कंसेप्ट क्या है, यहाँ से भागना स्टार्ट करा राम ने, राम यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है, उतने ही टाइम में श्याम इधर से चलता है। तो दोनों मिलकर कितना चलते हैं, तो आप कह रहे होंगे राम ने 1.25 यहाँ चला और पूरा 5 यहाँ से यहाँ तक चला। यस, तो आप कह सकते हैं 1.25 यहाँ से यहाँ तक चला और ये चला, तो मिला के दोनों ने कितना चला, तो दोनों ने चला 6.25 किलोमीटर। दोनों ने मिलकर चला, राम इधर से आ रहा है, श्याम इधर से जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी ऐड, यानी कि 5 + 10, ये किलोमीटर पर आवर। ये आ गया टाइम। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन, यानी कि 6.25 किलोमीटर चला 15 की स्पीड, 10 + 5, पॉइंट हटा दिया डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, पॉइंट हटा दिया डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। आपने सॉल्व करा 25 से 25 टाइम, 25 से 4 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 से 3 टाइम। आप सॉल्व करेंगे तो 5/12 आवर्स में एक दूसरे से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आवर्स तो बहुत कम है, ये कन्वर्ट इनटू अ मिनट, तो 5/12 इंटू में 60, 5 जा, यानी कि आफ्टर 25 मिनट इन दोनों की क्या हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी प्यारी सी। तो आफ्टर 25 मिनट मुलाकात हो रही है, 9:45 पर भागना स्टार्ट करते हैं, 9:45 पर भागना स्टार्ट करता है, इसके 25 मिनट बाद इससे मुलाकात हो जाती है। 25 मिनट का मतलब 9:45 से 15 मिनट और ऐड करेंगे तो 10 बज जाएंगे, और 10 मिनट ऐड करेंगे तो फिर 10 हो जाएगा, खत्म। यही आंसर है, यानी कि बी। और ऑप्शन से कर सकते हैं, हाँ ऑप्शन से जा सकते हैं। 9:45 पे भागना स्टार्ट करा है, 15 मिनट के बाद क्या इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी, आप चेक करके देखो। 15 मिनट में शाम को ट्रैवल कराओ और 15 मिनट राम को ट्रैवल कराओ, क्या दोनों की मुलाकात हो रही है, नहीं। यहाँ देखो 25 मिनट भगाओ, 25 मिनट में शाम कहाँ होगा, इस पॉइंट पर। राम क्या होगा, तो राम ने यहाँ से लेके यहाँ तक भागा होगा। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो ये डिस्टेंस यहीं बैठ रही होगी। आप गो टू ऑप्शन भी कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन 17 भी है इसी पर, राम सेम क्वेश्चन है जो अभी लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, सेम। इसके लिए लास्ट कंसेप्ट है, व्हाट इज द डस श्याम ओवरटेक राम, यानी कि राम को ओवरटेक करना है। राम को ओवरटेक करेगा श्याम, कब ओवरटेक करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सेम वही पैटर्न अभी जो हमने बनाया था, ये वाला पार्ट। राम यहाँ पर था उस पॉइंट पर, 3.75 ट्रेवल कर चुका है, यस सर। राम 3.75 ट्रेवल कर चुका है, श्याम यहाँ पर है उस पॉइंट पर। तो 9:45 AM पर यहाँ पर है ये 9:45 AM पर ये यहाँ पर है। अब इसको ओवरटेक करना है, ओवरटेक करना है मतलब राम भी इधर भागता हुआ ऐसे आ रहा है, अब मिलना नहीं है, मिल तो इससे यहीं जाएगा कहीं ना कहीं, मिलना नहीं है, ये पीछे से आ रहा है। इनकी मुलाकात हुई है, अभी तो इनकी मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात नहीं करनी, ये भागते हुए आएंगे और इसको पीछे से ओवरटेक करना है। यहाँ जाके कहीं इसको ओवरटेक कर देगा, इस पॉइंट पे मान लेते हैं ओवरटेक कर दिया। समझ बात आ गई, पीछे से ओवरटेक करना है, यानी कि मुलाकात नहीं करनी है। ओवरटेक का मतलब है कि राम ने यहाँ से लेके यहाँ तक भागा, सेम टाइम में श्याम ने यहाँ से यहाँ तक भागा, तो वही एक तरह से इसको स्ट्रेच कर दो सीधा। तो आप कह सकते हैं कि श्याम और राम के बीच का डिफरेंस कितना है, 3.75 एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा किसको, शाम को। सेम डायरेक्शन में भागेंगे दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा टाइम, इतनी देर बाद वो उसको ओवरटेक कर देगा। तो ये आ जाएगा 3.75 डिवाइडेड बाय 5, पॉइंट हटाया डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। आपने सॉल्व करा तो 25 बन जाए 25, 25 5 जा, आपने सॉल्व करा 25 से कट करेंगे 4 टाइम, 5 से कट करेंगे 3 टाइम, 3/4 आवर्स बाद उनकी मुलाकात हो जाएगी। कन्वर्ट इनटू अ मिनट, 3/4 इंटू में 60, ये मल्टीप्लाई कर दो, 45 मिनट के बाद उनकी मुलाकात होगी। तो 9:45 पर स्टार्ट करा भागना, आफ्टर 45 मिनट शाम ओवरटेक राम, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ शाम ओवरटेक राम, तो 45 मिनट में 15 मिनट तो ऐड करेंगे 10 बचेंगे, फिर यहाँ बचा 30, तो 10:30 पे इनकी मुलाकात हो जाए। पिछले क्वेश्चन से लेना देना, आप पहले पिछला क्वेश्चन देखो फिर ये। यहाँ ओवरटेक करना है, पिछले वाले मुलाकात हो रही है, कुछ इस तरीके से देखो। यहाँ से ये जो 2 पॉइंट है दोबारा देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा।
यानी कि यहाँ से जब राम भागना स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पहुंचा, फिर यहीं से वापस आ रहा है, राम इधर से श्याम इधर से जा रहा है, मुलाकात हो गई, यहाँ मुलाकात पूछ रहा है, यहाँ ओवरटेक पूछ रहा है। ओवरटेक मतलब यहाँ से ये ऐसे चल रहा है, ये पीछे से इसे ओवरटेक करेगा आके, मुलाकात से कोई मतलब नहीं, ओवरटेक करना चाहिए। यस, दोबारा देखो फिर क्लियर हो जाएगा दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0 आर इन 2:3, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, तो उसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस का बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। तो यानी कि ये हमने मान लिया 2x के और ये हमने मान लिया 3x के। तो एक बात तो कंफर्म है, ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी कि ये रूट्स हैं, तो ये आ जाएगा 5x इन दोनों का सम इक्वल टू माइनस पी बाय 1 के। आप सॉल्व करेंगे तो 5x इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी के, या p इक्वल टू माइनस 5x, ऐसे भी लिख सकते हैं, p इक्वल टू माइनस का 5x। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 2x इंटू 3x यानी कि c बाई ए, सी यानी कॉन्स्टेंट टर्म 54 बाय 1। आप सॉल्व करेंगे 6x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 54 के, 6 9 जा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 के, तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3। एक्स की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 3, तो p की भी दो वैल्यू आएंगी, -5 इंटू में एक तो 3 आएगा 15 के, और एक p की वैल्यू आएगी -5 इंटू में -3, यानी कि एक तो -15 के और एक 15 के, एक +15 एक -15, यानी कि ऑप्शन -15 तो ऑप्शन में है नहीं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, ये पॉइंट। नेक्स्ट क्लियर है, बस आपको इसमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इन डिक्रीज बाय 19% देन डिक्रीज इन अ सरफेस एरिया। सिंपल तरीके से, आप तो बहुत सिंपल तरीके से मान लेते हैं हमारी ईस्ट साइड 10 थी, तो सरफेस एरिया क्या होता है, तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बताना है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है, हम मान लें टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व भी निकालो या टोटल भी निकालो तो ये टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, यहाँ वहाँ 4a स्क्वायर होता है, उसका कोई मतलब नहीं। यानी कि साइड इसकी दो बार बढ़ रही है, आप देख रहे हो ए स्क्वायर हो रहा है, a इंटू ए दो बार, तो यानी कि जो भी पहले साइड होगी, यानी कि पहले हमने साइड मान लो 100 है, तो पहले a इक्वल टू 10 मान लिया मैंने, तो पहले जो इसका सरफेस एरिया वो होगा, वो कितना होगा, 6 इंटू में 10 का स्क्वायर 100 मतलब 600 था। इस तरीके मैं अभी एग्जाम बताऊंगा, एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है। ये 19% डिक्रीज हो गया, 19% मतलब 1.9 डिक्रीज हो गया, तो कितना बचेगा 81, ये न्यू साइड आ गई। तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, न्यू सरफेस एरिया, न्यू टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 6 इंटू में 8.1 का स्क्वायर। अभी आप देखेंगे 6 इंटू में 8.1 का स्क्वायर यानी कि 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 81 इंटू 81 यानी कि 6561 होता है, 6561, तो 65.61 आ जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और 3 बचा, 6 5 जा 30 का 3 आ जाएगा, 6 6 जा 30। आप देख रहे हैं कितना डिक्रीज हुआ। आपका जवाब होगा सर ये तो 207, ऐसे नहीं करना, एग्जाम में मैं बताऊंगा कैसे करना। तो ये डिक्रीज कितना हुआ, तो आपका जवाब है सर ये तो 207 के डिक्रीज हो रहा है, 208 मान लेते हैं सर, ये तो 208 के आसपास डिक्रीज हो रहा है। यस सर, कितने से डिक्रीज हो रहा है, 600 से, परसेंट बनाने के लिए इंटू 100। अभी आप देखेंगे 6 3 जा 18, 18 28 बचेगा, 6 4 जा 24, 34 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन। एक तरीका तो ये है, डायरेक्ट कैसे करना है एग्जाम में, डायरेक्ट मुझे पता है 6a स्क्वायर होगा, जो नया वाला होगा वो 6a की जो वैल्यू है, ये ओल्ड एरिया है और न्यू हमें चाहिए, न्यू कितना होगा, तो न्यू जो है 19% कम हो गया, तो 81/100 बचा ऑफ a का स्क्वायर। अब देखो ये कोई मतलब नहीं होता, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ 1 बचेगा,
तो यहाँ बचेगा 81 का बाय 100 का स्क्वायर। तो एग्जाम में बैठे हैं तो ऐसे ना करके आप वही करोगे, 100 का स्क्वायर और 81 का स्क्वायर। एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे? 19% डिक्रीज, 19% डिक्रीज मतलब 19/100, 100 पर 19 डिक्रीज हो गया तो 81/100। ये ओरिजिनल साइड थी, इनिशियल साइड, ओरिजिनल साइड, और ये न्यू साइड है, न्यू साइड। एरिया क्या होता है? एरिया साइड का स्क्वायर होता है, 81 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। अभी आप देखेंगे तो ये 10,000 हो गया, और 81 का स्क्वायर 6561। अभी आप बता सकते हैं कितना डिक्रीज हुआ, तो 3400 कुछ समथिंग जाएगा, 3439 यही जाएगा, और डेसिमल में लगा देंगे इतना परसेंट आ, 3439। 10,000 का कितना परसेंट आएगा, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे 100 बचेगा, 100 के 2 पॉइंट आ जाएंगे, ये आंसर है। तो एग्जाम में बैठे हैं तो आप इसे इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। क्लियर है भाई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 20। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट ये गिवन है, स्टेटमेंट सेकंड, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों फॉल्स हैं, या फिर फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, हमें वही बताना है आप, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। और 30 कितना होता है भाई? और 30 सिंपल होता है यार, √3। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा स्टेटमेंट फर्स्ट को, तो ये आ जाएगा √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 इक्वल टू 2 इंटू में cos 30 की वैल्यू कितना होता है? √3/2 + 1। इसे रैशनलाइज कर लेंगे, ऐसे तो पता नहीं चलेगा बराबर है या नहीं है। या तो √3 माइनस की इधर मल्टीप्लाई कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है, या फिर इसे रैशनलाइज कर लो, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, रैशनलाइज, √3 + 1 √3 + 1, ऊपर आ जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा √3 a + b a - b, तो a² - b²। सेम केस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 + 2 के, √3 और प्लस आ जाएगा 2 के। क्या ये √3 + 2 के बराबर आ रहा है? आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा a² + b² + 2ab अपॉन में 3 - 1। आप सॉल्व करेंगे 4 + 2 √3 डिवाइडेड बाय 2 के, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2 + √3 के, 2 + √3 2 + √3, हाँ ये तो ट्रू है, दोनों आपस में इक्वल है। सेकेंड, sin 45 यानी कि 2 इंटू में sin 45 कितना होता है? 1/√2, cos 45 1/√2, -tan 45 1, cot 45 1, √2 से 2 कट गया, 1 - 1 कितना होता है? 0, यानी कि ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू हैं, तो हम बोल सकते हैं बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? ट्रू है। और एक इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करके इसमें चेक करना था, कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज दे रखा है हमें असर्शन और रीजन, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे टैकल करना। असर्शन हमें ये गिवन है, रीजन ये गिवन है। रीजन क्या इसके पीछे ये रीजन है? तो अभी जाके देखते हैं कि सम का जो फॉर्मूला है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग एन टर्म, ये हमारे पास एन टर्म का ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला है। यस, ये बात तो सही है। ए फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन रेशियो होता है, हाँ ये तो करेक्ट है, तो मानते हैं ये तो सम का फॉर्मूला होता है। तो रीजन तो इसमें ट्रू है, ये तो बात है। रीजन क्या है? ट्रू है, क्योंकि ये तो सम का ही फॉर्मूला होता है। सम का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? तो ये और चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, सम फर्स्ट टर्म इज 1 इंटू में 1 - आर, आर मतलब 1/2 हो रहा है यहाँ पर, तो 1/2 की पावर आएगा n अपॉन में 1 - आर, आर की वैल्यू 1, इक्वल टू 1 के, और आर इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो रेशियो यहाँ पर कितना है? 1/2 का। यहाँ पुट करा 1 1 तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यह आ जाएगा 1 - 1/2 की पावर n अपॉन में 1 - 1/2 का मतलब नीचे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू में 1 - 2 की पावर n बचेगा, ये कुछ आएगा। क्या ये इसके बराबर आ रहा है? ये तो मुझे कहीं से भी इसके बराबर नज़र नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं नज़र नहीं आ रहा है। आप देखेंगे सर नीचे से 2 की पावर -1 एलसीएम ले लो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 तो हमें कहीं बाहर नज़र नहीं आ रहा, ये तो नहीं आएगा। 2 इंटू में 2 की पावर n -1 अपॉन में 2 की पावर n आएगा, ये आएगा कुछ हमारे पास। यस, यदि मैं यहाँ से 1/2 करूँगा इसे, तो ये बनेगा 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n -1, ऐसे भी हो सकता है, तो 1/2 आएगा, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यस, तो दो तरीके हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं।
डन। तो ये आएगा, क्या ये इसके इक्वल है? नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। यस, आई थिंक फॉल्स है। हाँ, टू की पावर एन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन है, ये टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, तो ये गलत है। यहाँ पर सिर्फ टू की पावर एन होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है? फॉल्स। तो इसका मतलब ए फॉल्स, और जो रीजन है वो क्या है? ट्रू है। यस, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी, who can do the same work in 20% less time than C? If A and B together can complete 80% of a work in 12 days, then in how many days work 60% of a work can be completed by B and C together? B और C कितने दिन में करेंगे? A is 40% efficient than less efficient than B. A जो है B से 40% कम efficient है, मतलब ये 100 है तो इससे 40% कम efficient है, मतलब ये 60 efficient होगा। तो एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा? 3:5। सर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, 40% इज 2/5, 5 पर 2 लेस है तो 3/5 इज द एफिशिएंट ऑफ ए ऑफ बी का, तो ए और बी का जो रेशो 3:5 आ गया है। यस, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है हु कैन डू मतलब बी, बी डू द सेम वर्क इन 20% लेस देन टाइम ऑफ सी। बी सी से टाइम जो है 20% कम ले रहा है, मतलब या इसको 100 टाइम लग रहा है तो इसको 80 टाइम लग रहा होगा, तो यानी कि ये आ जाएगा 4:5। ऐसे भी कर सकते हैं, 20% मतलब 1/5, 5 पर 1 टाइम कम लग रहा है तो 4 टाइम लग रहा है। टाइम आपको पता होगा, वर्क कांस्टेंट हो, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? टाइम के, उल्टा रेशो होता है। तो टाइम इज 4:5 तो एफिशिएंसी इज 5:4। एफिशिएंसी यहाँ भी बी की 5 है, यहाँ भी बी की 5 है, ऑलरेडी सेम है, तो ए रेशो बी रेशो सी कितना आ जाएगा? तो दिस इज द इक्वल टू 3:5 ये एफिशिएंसी आ गई। और आपको पता है कि एफिशिएंसी इनटू में टाइम इक्वल टू कितने के होता है भाई? टोटल वर्क के। टोटल वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम कितने का होता है? टोटल वर्क के। तो फिर इसने कहा था कि इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ अ वर्क, जो भी टोटल वर्क है, टी डब्ल्यू का मतलब टोटल वर्क, इसका जो 80% काम है, 80% काम वो 12 डेज में करते हैं ए और बी। ए और बी मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 8। हमने मान लिया ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे, दोनों मिलाकर 8 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, और इन्होंने 12 डेज काम करा, तो 12 डेज में कितना काम करा होगा? 96, जो कि टोटल वर्क का 80% है। ठीक है ना? तो टोटल वर्क 80% इज 4/5 इज इक्वल टू 8 इंटू में 12, ऐसे ही छोड़ देते हैं, 96 भी कर सकते थे वैसे, 4 2 जा 24, 24 इंटू में 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 120। ये टोटल वर्क आ गया। ये कह रहा है देन इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे 60% ऑफ अ वर्क, इसका 60% काम करना है, और टोटल वर्क का जो 60% आएगा वो इक्वल टू कितने का आ जाएगा? इसका 60% आ जाएगा 72 के। तो टोटल वर्क का जो 60% है वो 72 वर्क है, वो बी और सी से करना है, तो टाइम ऑफ बी प्लस सी कितना आ जाएगा दोनों का? तो 72 काम करना है बी और सी को। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी और सी की एफिशिएंसी है 9 यूनिट पर डे। 4 यूनिट सी वर्क करता है, 5 यूनिट बी वर्क करता है, दोनों मिलकर 9 यूनिट वर्क करते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 9, इसका मतलब इनको 8 डेज लगने वाले, 8 डेज, यानी कि इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? बहुत टफ नहीं है, तब आप नॉर्मल क्वेश्चन ही से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ए स्पीक द ट्रुथ इन 75% केस एंड बी इन 80% इन द केस, यानी कि बी जो है 80% टाइम सच बोलता है, सही बोलता है, तो इसका मतलब रिमेनिंग टाइम 20% टाइम ऑफ दैट क्या बोलता होगा? वो झूठ बोलता होगा, फॉल्स। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ अ केस दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने चाहिए। इन नैरेटिंग द सेम इंसिडेंट्स, दोनों इंसिडेंट सेम है, मतलब आप सिंपल कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है ये सेम क्वेश्चन 25 में भी रिपीट हुआ है, 24 में भी रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन, तो कभी कभी सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है मैं बोलूँ ये पेन ब्लैक है, आप बोलो नहीं सर ये पेन रेड है, हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं।
एक दूसरे के साथ नहीं है। आप बोलो, आप कह रहे हो ये पेन ब्लैक है, मैं भी कह रहा हूँ ब्लैक है, तो हमारा सेम ओपिनियन है। आप कह रहे हो कि सर ये पेन रेड है, मैं कह रहा हूँ ये पेन रेड है, तो आप भी रेड कह रहे हैं, मैं भी रेड कह रहा हूँ, हम दोनों ही गलत बोल रहे हैं, लेकिन दोनों ही फॉल्स बोल रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों के ओपिनियन क्या है, सेम। लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्ट कब कर रहे हैं, मैं बोलूँ ये ब्लैक है, आप बोलो ये रेड है, आप बोलो कि सर ये ब्लैक है, मैं तब बोलूँ ये रेड है, मतलब उल्टा बोले हम एक दूसरे के। तो कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे हमारे ये एक दूसरे को, तो एक दूसरे को जो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे वो कॉन्ट्राडिक्ट का बनेगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट यानी कि ए सच बोले, ट्रुथ बोले, और बी फॉल्स बोले। ए सच बोले यानी कि 75% टाइम ऑफ ईयर सच बोलता है, और बी जो है वो फॉल्स बोलता है 20% ऑफ द टाइम। तो 75 का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 15%। 15% टाइम ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे से, ये कह रहा होगा रेड है तो वो कह रहा है वो ब्लैक है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे। केस सेकेंड, जब बी गलत बोले, झूठ बोले, फॉल्स, और उस टाइम बी सच बोले, तो बी ए फॉल्स करेगा तो 75% टाइम सच बोलता है, तो रिमेनिंग 25% टाइम फॉल्स करता होगा। बी 80% टाइम सच बोलता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा कर दें, ये सच बोल रहा है, ये तब झूठ बोल रहा है। 25% यानी 1/4, 1/4 करेंगे तो ये आएगा 20%। दोनों केस मिला के टोटल कॉन्ट्राडिक्शन कितनी बार होगा, 35% टाइम कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब दोनों तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन होगा ना, मैं बोलूँ कि ये रेड है, आप बोल रहे हैं कि नहीं सर ये ब्लैक है, तब भी कॉन्ट्राडिक्ट है। आप सच बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्लैक है, आप बोल रहे हो सर रेड है, तब भी तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट दोनों केस में होगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 35, यानी कि ऑप्शन सी। और इट क्लियर बाई पॉइंट, इतनी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर ₹800, 2 आर्टिकल को 800 रुपीज़ में सेल करता है। अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, वो गेन करता है 3 आर्टिकल के बराबर। द प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एक चीज़ तो आपको पता होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हटा दें, हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, ये बात तो आपको पता होगी इसी तरह से। तो वो 2 आर्टिकल बेच रहा है, ये कह रहा है बाई सेलिंग 2 आर्टिकल, तो प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, मैं कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल माइनस कॉस्ट प्राइस, इसमें से मैं कॉस्ट प्राइस हटा दूं, मतलब सेलिंग प्राइस 2 आर्टिकल का क्या है, और उसमें से कॉस्ट प्राइस हटा दूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, यानी कि जितने में उसने 2 आर्टिकल बेचे हैं, और वो आर्टिकल 2 कितने में खरीदे। मान लो ये 2 पेन है, एक पेन की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो मैंने 2 पेन कितने रुपए में खरीदे होंगे, 200 रुपीज़ में कॉस्ट प्राइस। लेकिन इन 2 पेन को मैंने 120 ईच के हिसाब से बेच दिया, तो 120 इंटू 2 240 में बेच दिया, तो 240 में सेल करा, 200 की चीज़ थी, तो 40 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल में से कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल जाएगा, तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट किसके बराबर है, पर्सन गेन इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस, इसको इधर ले जाओ, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, यानी कि एस पी अपॉन में सी पी इक्वल टू आ जाएगा 5/2। तो यानी कॉस्ट प्राइस 2 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस 5 रुपीज़ है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट 2 पर हुआ, बट परसेंट बनाने के लिए इंटू में 100, आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150% प्रॉफिट, खत्म। देख रहे हो कितना आसान तरीका है, कितना बेस्ट तरीका है इसे सॉल्व भी नहीं करना, कोई लेट भी नहीं करना, आप एग्जाम में बैठे एक लाइन 2 लाइन तीसरी लाइन में आंसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अ पर्सन ट्रेवल 3 इक्वल डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ A किलोमीटर पर आवर, B किलोमीटर पर आवर, C किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। देखो भाई एवरेज स्पीड क्या होती है, कोई आपसे पूछे कि एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आपका एक ही जवाब होगा, टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल करा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि जितना टाइम लगा, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि जितना टोटल डिस्टेंस लगा अपॉन में जितना टोटल टाइम लगा, इतनी सी बात। टोटल डिस्टेंस कितना लगा, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट यानी डी 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 ऐसे कर सकते हो, या टोटल डिस्टेंस इज डी, उसका 1/3, ये कह रहा है 3 इक्वल पार्ट है, मतलब डी डी डी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3D। यस, तो टोटल डिस्टेंस इज अ 3D, डी यहाँ गया, डी यहाँ गया, डी यहाँ गया, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 3D।
जिसमें से टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम। टाइम क्या होता है भाई, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डी, गया ए की स्पीड से। दूसरा डिस्टेंस डी, गया बी की स्पीड से। लास्ट डिस्टेंस डी, गया सी की स्पीड। आपने सॉल्व करा 3D, डी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से ए बी सी एलसीएम ले लिया, ऊपर आ जाएगा हमारे पास में बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये आ जाएगा। डी से डी काट देंगे, ए बी सी ऊपर चला जाएगा 3ABC अपॉन में, नीचे बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ऑप्शन डी। बहुत सारे लोगों को इसका फॉर्मूला भी पता होगा, वो डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 2 का और 3 का फॉर्मूला याद कर लेते हैं इक्वल डिस्टेंस का। 2 का फॉर्मूला होता है 2AB अपॉन में ए प्लस बी, और 3 का फॉर्मूला होता है 3ABC अपॉन में ये जो लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस। जब इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम हो, इक्वल टाइम, तब तो तब a प्लस बी बाई 2 होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 3 होता है। इस तरीके से सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब अभी जस्ट एक क्वेश्चन बताया था, आज के पेपर में ही सम ऑफ रूट्स का आया था, मैंने अभी बताया था, आप जाके चेक करेंगे। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मैंने वहाँ पूरा डिटेल लिखा था। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितने के होता है, माइनस बी बाय ए के। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी बाय ए के। यस, अभी स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। नीचे से ए अल्फा प्लस बी कॉमन ले लिया, यहाँ से एलसीएम ले लिया, ऊपर आ जाएगा हमारे पास में ए बीटा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी। आपने सॉल्व करा, ए बीटा ए अल्फा, ए कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और प्लस का आ जाएगा 2b अपॉन नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ए अल्फा ए बीटा, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा। फिर ए अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ए बी अल्फा के, फिर ए बी बीटा के आ जाएगा, ये भी हमारे पास में। और सेम केस ऑफ लास्ट वन इज बी स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई, ये हमारे पास में मिले। अच्छा, आप इसे सॉल्व करेंगे, ए अल्फा प्लस बीटा, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक लाइन और सॉल्व करते हैं, प्लस का 2b अपॉन में, यहाँ से आप देखेंगे तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा के, प्लस यहाँ से ए बी कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा के, और प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए इंटू में माइनस बी बाई ए से ए कट जाएगा, प्लस का ट्वाइस ऑफ बी अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में सी बाई ए, तो ये कट जाएगा, ए सी बचेगा, प्लस का ए बी इंटू में माइनस का बी बाई ए से ए कट जाएगा, और प्लस का बी स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा 2b माइनस बी, नीचे आ जाएगा हमारे पास में ए सी, अब माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b में से b जाएगा तो b बाय कितना बचेगा, ए सी, बी बाय ए सी, यही इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन करेक्ट। बस वैल्यू पुट करना था, आपके पास आंसर है। सर कुछ लेट करके कर सकते हैं, हाँ लेट करके कर लो तब भी आंसर आपके पास आ जाएगा। यस, ए बी सी को कुछ लेट कर लो, यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर डाल के आप इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द साइड ऑफ अ 4 ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म क्या होती है, तो कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म होगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होना। अभी आप देखेंगे इसमें से मैं 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 10 11 12। क्या इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये तो देखते ही समझ में आ रहा होगा ना, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो ये तो आंसर खत्म है। क्या मुझे सारा चेक करना है, नहीं ये तो नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, आप चेक करके देखो, 100 प्लस 121 इक्वल टू 144 के, ना बाबा, ये 221 इक्वल टू 144 आएगा, तो ये तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, कंफर्म है। तो अभी मुझे ये चेक करना है कि डी है कि नहीं है, क्योंकि यदि ए सी और डी चेक करने, मुझे बी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बी और बी, एक ए और बी इसमें आते हैं, ये तो पहले ही कट गया। एग्जाम में बैठे हैं तो मुझे यहाँ बी से अब कोई लेना देना नहीं है, या तो सी चेक कर लो या डी चेक कर लो। तो ज़्यादा आसान कौन सा है, तो ज़्यादा आसान है मेरे लिए यहाँ पर डी वाला, ठीक है ना।
अभी डी वाला ज़्यादा आसान है। डी वाली को चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 10 का स्क्वायर 100। क्या ये बराबर है? हाँ यस, ये बराबर है। ये तो बहुत सारे लोगों को ट्रिपलेट नंबर पता भी होगा, तो इसका मतलब डी तो होगा। डी तो होगा। क्या सी होगा? तो सी को चेक करते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर होता है 3600 और प्लस 61 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है 3721 के। 3721 के। क्या ये बराबर होंगे? यस। 3600 प्लस इसको देखेंगे तो ये बराबर आते हैं। यस, ये भी राइट है। तो ये दोनों गलत हैं, ये दोनों सही हैं। सी एंड डी ओनली। यस, तो बी चेक नहीं करना, वहां से आप टाइम सेव कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर है। फैक्टर है तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए सबसे पहले। सबसे इजी तरीका, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो इसका मतलब कांस्टेंट नेगेटिव होना चाहिए मल्टीप्लाई करके। 1 इंटू 2 इंटू 3 तो ये तो पॉजिटिव 6 आएगा, ये तो नहीं होगा। -1 इंटू में 2 इंटू 3 तो ये हमारे पास -6 आएगा, ये हो सकता है। -1 -2 -1 -2 -3 -6 बन सकता है। -1 -2 और 3 ये प्लस का 6 बनेगा, ये नहीं होगा। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, ये तो हमारे पास आ गया। अब दो ऑप्शन कौन से हैं? आप कोई सा भी चेक करके देखो। 11x के लिए यानी कि ये पॉजिटिव आना चाहिए, इस तरीके से आप चेक करके देख लो। या आपको इन दोनों में से चेक करना है, दोनों में से आपको कौन सा मतलब लग रहा है कि नहीं है। इन दोनों में देखो 3 से बेटर है। मैं x-1 तो कॉमन है, तो मैं x+2 डाल के देख लेता हूँ। x+2 क्यों? ये इसका फैक्टर है तो इससे पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर हैं, तो फैक्टर से तो कोई भी नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये x+2 से डिविजिबल होगा। और ये x+2 से डिविजिबल है या x-2 से, तो x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 रखने पर 0 आना चाहिए। ये तो x इक्वल टू 2 रखने पर 0 आ रहा है, ये इक्वेशन, तो इसका फैक्टर x-2 होगा। और ये 0 नहीं आ रहा है तो x-2 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर मैं डायरेक्ट बी टिक कर दूंगा क्योंकि दो पहले कट गए, हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं। तो मैंने पुट करा x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसमें तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा जाएगा 24 और ये आ जाएगा 11 2 जा 22 प्लस का और माइनस का आ जाएगा 6। 22 प्लस 8 30, 30 माइनस 30 तो ये आ जाएगा 0 के। यस, x-2 इज अ फैक्टर, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ ये इसका एक फैक्टर है। ये इसका फैक्टर है तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, आप करो ये आंसर। एग्जाम में समझ में आया कैसे करना है, दो आप वे में रखेंगे। और फैक्टर है तो मतलब पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 डालने पर ये 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है। नहीं आ रहा है तो इसका फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि x इक्वल टू -1 डालेंगे तो ये नहीं आएगा। -1 का क्यूब तो -1 रहेगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये 6 आ जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, माइनस का 6। ये कहीं से 0 मिल रहा है, सब नेगेटिव मिलेगा। ये तो नंबर एक नेगेटिव में कोई नंबर आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। x+1 इसका कभी फैक्टर नहीं हो सकता। या तो आप ऐसे चेक करो या मैंने जैसे कांस्टेंट टर्म चेक करी है वैसे दो ऑप्शन कट गए। और फिर आपको 3 नहीं चेक करना, 1 चेक नहीं करना। क्यों? 1 तो दोनों में सेम है, 3 थोड़ा बड़ा नंबर है तो मैं 2 ज़्यादा ईजिली चेक हो जाएगा जल्दी। तो एग्जाम में बैठे हैं तो इसलिए 2 को कंसिडर करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। A circle, square, equilateral, triangle, and regular pentagon have the same areas. Arrange the following in ascending order in the base of their perimeter. Perimeter में ascending order में लिखना है। ascending order मतलब सबसे छोटा, ascending order यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा पेरीमीटर फिर सबसे बड़ा पेरीमीटर। सबसे बड़ा पेरीमीटर किसका होगा? देखो आपके पास दो तरीके हैं। एरिया सबको ए में कन्वर्ट कर लो, बेस्ट है, ए में कन्वर्ट कर लो। तो एरिया कितना आया? तो मैंने एरिया मान लिया, सपोज करो फॉर एक एग्जांपल 7 और 4 का मल्टीपल 28 मान लेते, इजी रहेगा ना 28 स्क्वायर करने पे। ठीक है ना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर 22/7, 22/7 इंटू में मैंने मान लिया 28 के 7 4 जा नहीं, क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं, फिर 11 चाहिएगा साथ में, डेसिमल में तो आएगा ही आएगा, तो फिर तो छोड़ो। फिर आप इसको इस तरीके से टैकल कर लो। एरिया आप कुछ भी मान लो, स्क्वायर का एरिया आपने मान लिया 10 100 कुछ भी मान लो। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर यानी कि कहने का मतलब ये है पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया
√3/4 ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया। इन दोनों से कर लो, फिर पेंटागन का हम एरिया निकाल के कर लेंगे, ठीक है ना। पहले आप इनका मान के कर लो। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर यानी ए इक्वल टू मैंने मान लिया 10, तो ये आ जाएगा 100। सेम ये भी 100 3/4 ऑफ के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, सेम केस ये आ जाएगा। तो ये है, ठीक है। आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को थोड़ा याद करके भी जा सकते हैं कि फिगर किसकी, इस मतलब सबके स्क्वायर बराबर है तो पेरीमीटर किस किस का रहेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मतलब सिंपल सी चीज़ है, स्क्वायर में सर्कल में इन्फानाइट लाइन होती है, ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। पेंटागन में 5 होती हैं, ट्राइंगल में 3 होती हैं, रेक्टेंगल में कितनी होती हैं, रेक्टेंगल में 4 होती हैं। इस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। कैसे कि जितना आप इतना ऐसे जितनी साइड बनाओगे तो उतना एरिया वेस्ट होगा, जितने कम बनाओगे उतने में ज़्यादा आ जाएगा हमारे समझ में। इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। और मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी टैकल कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं बात करूं यहाँ पर πr² √3/4 ऑफ एक्स स्क्वायर। पेंटागन का अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। पेंटागन का जो एरिया होता है थोड़ा अजीब सा एरिया होता है, ठीक है ना। उसके भी हम जस्ट बात करेंगे, ठीक है। पहले हम इन तीनों से देख लेते हैं, इन तीनों से ही निकल जाएगा, चौथे की जरूरत जहाँ तक नहीं पड़ेगी। नीड होगी तो मैं बता दूंगा फिर, ठीक है। मैंने मान लिया इन सबका जो एरिया है वो 1 के बराबर है। एरिया 1 मैंने मान लिया, एरिया 1 मान लिया। तो एक बात तो कन्फर्म है, r² इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 1/π के। आर की वैल्यू 1/√π आ जाएगा। ऐसे ही सेम केस ऑफ a² इक्वल टू 1 के, तो a इक्वल टू 1 क्या आ गया। सेम केस ऑफ x की जो स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी कि 4/√3 के। तो x इक्वल टू आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा √3 3 की पावर 1/4 के, और √3 के अंदर चल। तो इसका पेरीमीटर कितना होता है, 2πr। 2 इंटू में पाई इंटू में 1/√π। तो √π से काटेंगे तो √π कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू में √π की वैल्यू होती है 3.14 के आसपास, अप्रॉक्स मान लेते हैं। इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो इसका एरिया होता है 4a, यानी कि 4 इंटू में 1, सीधा सीधा। इसका एरिया कितना होता है, √3/4 ऑफ एक्स, सॉरी 3x के होता है। पेरीमीटर निकाल रहे हैं हम 3x के, तो 3 इंटू में 2/3 की पावर 1/4 के। अभी एक बात तो कन्फर्म है, यहाँ सॉल्व करोगे तो ये नंबर आएगा 4। यहाँ सॉल्व करोगे तो 3/3 2 जा जाएगा 6। तो ये आप देख रहे हो 3 की पावर यानी नेग्लिजिबल होगा, 1 पॉइंट समथिंग 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 कुछ आएगा, यानी अप्रॉक्स 1 के आसपास आएगा। तो हम मान सकते हैं कि ये 6 के कुछ अप्रॉक्स समथिंग, मतलब 6 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, मतलब मान के चल रहे हैं कि 5 से थोड़ा 1.0 कुछ समथिंग आएगा, क्योंकि 3 की पावर 1/4 है। यानी कि √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। √3 के अंदर √3 है, तो इसका मतलब रूट ऑफ 1.73। अब 1.73 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ बन के हमारे पास तैयार होगा, तो ये कुछ अप्रोक्स 6 के समथिंग आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स मतलब 4 की वैल्यू होती है 2, 2 से थोड़ा कम आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब 1 पॉइंट हम अप्रोक्स मान लेते हैं 315। 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का कितना होता है 324, मतलब अप्रोक्स 18 के आसपास होगा। तो यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा 18 टू 3.6 के। आप बता सकते हैं सबसे छोटा पेरीमीटर किसका है, सर्कल का। फिर उससे बड़ा पेरीमीटर किसका है, स्क्वायर का। और सबसे बड़ा है ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर सबसे बड़ा होगा, तो सी सबसे लास्ट में आएगा। सी सबसे लास्ट में आएगा, ऑब्वियस सी बात है सी। पेंटागन की कोई नीड नहीं हुई है, मैं बताऊंगा उसका अजीब सा फॉर्मूला है। तो सी लास्ट में आएगा, और ए सर्कल का सबसे छोटा होता है, देख रहे होंगे। और 4 इसके कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, आप देख रहे होंगे कौन, स्क्वायर बी। तो सी बी, और इससे बी से स्क्वायर से छोटा पेंटागन का। पेंटागन का सर्कल से बड़ा होगा और स्क्वायर से छोटा होगा, यानी कि इन्फानाइट लाइन होती है सर्कल में। सर इसको हम शॉर्टकट में कैसे करें, तो अब याद रखो, सर्कल में इन्फानाइट लाइन होती है। सर्कल में कैसी लाइन होती है, इन्फानाइट। इन्फानाइट। पेंटागन में कितनी लाइन होती है, देन मैं पेंटागन की बात करूँ तो पेंटागन, पेंटागन में कितनी लाइन होती है, 5 लाइन। इन्फानाइट लाइन 5 लाइन। स्क्वायर में कितनी होती है, स्क्वायर में होती है 4 लाइन। और ट्राइंगल में कितनी लाइन होती है, ट्राइंगल में होती है 3 लाइन। जब भी इनके इस एरिया बराबर होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया बराबर है तो पेरीमीटर किसका बड़ा आएगा। तो पेरीमीटर ध्यान रखना, जिसकी सबसे कम साइड होंगी उसका पेरीमीटर सबसे बड़ा आएगा। तो पेरीमीटर सबसे छोटा किसका आएगा, सर्कल का। फिर इससे बड़ा किसका आएगा, पेंटागन का, क्योंकि सर्कल में इन्फानाइट लाइन होती है, क्योंकि एक ही लाइन स्टार्टिंग और एंड पॉइंट वही होता है।
फिर इससे बड़ा पेरीमीटर किसका आएगा, तो इससे बड़ा पेरीमीटर स्क्वायर का, और इससे बड़ा पेरीमीटर किसका आएगा, ट्राइंगल का। तो ये पेरीमीटर का ये रेशो ऑलवेज ध्यान रखो। मान लो इसमें हेक्सागन होता तो उसका जो पेरीमीटर है वो कहीं ना कहीं पेंटागन से पहले आएगा, यानी कि पेंटागन से छोटा होगा। ऑक्टागन होता तो उसका और भी छोटा आएगा, सर्कल का सबसे छोटा होता है। यस, क्लियर है पॉइंट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका फॉर्मूला लिखना है किसी को कि एरिया ऑफ पेंटागन क्या होता है, तो वैसे ही बस याद करने के लिए कहा दूँ 1/2 बेस इंटू अप्थोमस होता है, साइड लेंथ जो होती है अप्थोमस लेंथ, ठीक है। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 अंडर रूट ऑफ, जहाँ तक मैं सही हूँ तो मैं लिख रहा हूँ अंदाजे से 5 + 2√3 ऑफ साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड जो भी होगी उसका स्क्वायर, यानी कि मान लो एक्स का स्क्वायर। उससे भी कर सकते हैं 1/2 बेस, यानी कि साइड 1/2 और इंटू में लेंथ ऑफ एप्टोमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू एंड 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q इज x-3। ये कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है तो इससे पूरा पूरा डिविजिबल होगा। डिविजिबल है तो मतलब ये वैल्यू रखने पर क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो मतलब x² - 3 है, मैं कह सकता हूँ पुट x = 3, x-3 = 0 है, तो x = आ जाएगा 3 के। पुट x = 3 इन बोथ इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9 माइनस का 3x माइनस का q इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अभी बात क्लियर है, यहाँ पर p आएगा, p इसको इधर ले जाओ तो हम लिख सकते हैं 3p + q इक्वल टू आ जाएगा 9 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 5 × 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा जाएगा 45, माइनस 3 3 जा जाएगा 9 ऑफ पी के, माइनस 45 के इक्वल टू आ जाएगा 0 हाफ। ये तो 15q ही रहेगा, ये इक्वल टू 0 के। 3 कॉमन नज़र आ रहा है तो ये आ जाएगा 15 माइनस 3p माइनस 5q इक्वल टू आ जाएगा 0। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 3q + 5q इक्वल टू आ जाएगा 15 के। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यानी कि 3p + 5q इक्वल टू आ जाएगा 15 के। इक्वेशन नंबर सेकेंड आप जब सॉल्व करेंगे माइनस 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 ये कैंसिल आउट, 5q में से q जाएगा तो हमारे पास 4q बचेगा माइनस का, 15 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, q इक्वल टू आ जाएगा 3/2 के। q की वैल्यू तो 3/2 आ गई, 3/2 एक ही ऑप्शन में सी, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, काम खत्म। और किसी को सॉल्व करना है तो 3p + 3/2 इक्वल टू आ जाएगा 9 के, और ये आ जाएगा 3 3 3 कट जाएगा, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी p इक्वल टू आ जाएगा 3 - 1/2, तो ये आ जाएगा 5/2 पे। यही आंसर है, चेक करना चाहे कर ले, लेकिन एग्जाम में जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, इफ sin थीटा + cos थीटा इक्वल टू √7/2, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा। दो तरीके हैं, एक तो बेसिक है, एक डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला क्या है, तो डायरेक्ट फार्मूला तो भैया ये है कि मान लो आपको कुछ इस तरीके से कंडीशन गिवन है, a sin थीटा + b cos थीटा इक्वल टू c के, और आपसे पूछे b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू, हमसे कभी वैल्यू पूछे तो इसकी वैल्यू इक्वल टू होता है a² + b² माइनस c²। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ एग्जाम में 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर माइनस √7/2 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 माइनस 7/2 के। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, और ये 4 आ जाएगा नीचे, 2 का स्क्वायर 4 होगा 4, तो 2 - 7/4 के। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √8 में से 7 जाएगा तो 1/4 के, और ये आ जाएगा +-1/2 के। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू प्लस में है तो इसका क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो ऑलवेज वैल्यू बनेगी हमारे पास में 1/2, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा बी। खत्म, क्लियर है पॉइंट, यही इसका आंसर है। फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करने पर sin थीटा + cos थीटा का स्क्वायर
और इधर स्क्वायर करेंगे तो √7/2 का क्या आ जाएगा हमारे पास में, और इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 7/4 के। ये वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के। 1 प्लस ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 7/4 के। आप सॉल्व करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 7/4 माइनस का 1, 4 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/4 के। ये बात क्लियर है। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, बेसिक पार्ट, हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देता हूँ। ये मान लो के बराबर है, उस साइड स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा के स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू इक्वल टू 3/4। ये तो 1 ही रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4 इक्वल टू आ जाएगा के स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू के स्क्वायर के इक्वल टू आ जाएगा √1/4 के इक्वल टू 1/2 के। प्लस माइनस 1/2 आएगा, लेकिन मैंने अभी बताया जस्ट पॉजिटिव वैल्यू रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, तो डायरेक्ट दोनों तरीके से कर सकते हैं बेसिक और। 15 पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेस कम टूगेदर फ्रॉम अ फैमिली के लिए आते हैं। ईच वन हैड 2 गिफ्ट्स ईच फॉर द एवरी अदर पर्सन। व्हेन द गिफ्ट्स वर एक्सचेंज दे हग ईच अदर। गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, 2 गिफ्ट हैं, दोनों को एक्सचेंज करते हैं और वर्ड और फिर हक करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हग, हक कितने हुए, द नंबर ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज कितना हुआ। तो नंबर ऑफ हग कितने होंगे, तो एक हग के लिए 2 पीपल होने चाहिए। नंबर ऑफ हग कितने होंगे, तो नंबर ऑफ हग्स मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ हग्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ हग्स होंगे यानी कि जितने लोग होंगे उनमें से 2 लोग, एक हक के लिए 2 लोग सेलेक्ट करने होते हैं। यानी कि हक कभी अकेले नहीं हो सकता, हक के लिए 2 लोग चाहिए ही चाहिए। ये आप और आपका कोई जानने वाला, ठीक है, 2 लोग चाहिए ही चाहिए। एम ही किसी को हक नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, जानने वाला होना चाहिए तभी हक कर सकते हैं। आप और आपके जानने वाला 2 लोगों जब हक करेंगे जब जाके एक हक होता है। तो यानी कि जितने लोग होते हैं, मान लो n पीपल है, एक हक के लिए कितने होते हैं n, तो टोटल नंबर ऑफ हक कितने होते हैं, नंबर ऑफ हक होते हैं कि 2 लोग सेलेक्ट करने। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लो हमारे पास A B C D E ये 5 लोग हैं, तो हो सकता है A और E हक करें तो 2 लोग ये मिलेंगे, एक हक आएगा। फिर A और B करें, एक हक ये आएगा। A और B करें, A और C करें, A और D करें, A और E करें, ये हक आ गए। फिर B और C करें, फिर बी और डी करें, फिर बी और ई हक करें, फिर ऐसे ही सी और डी, सी और ई, फिर ऐसे ही डी और ई, कुछ इस तरीके से ये हक आ जाएंगे। ये अब ऐसे नहीं कि बी ई ए ने ई के साथ करा, ई ने ए के साथ करा, ये अलग अलग नहीं है, हक एक ही काउंट होगा, ए और ई और ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने पीएनसी में पढ़ा होगा कि भाई एक हग यानी कि वही हैंड वाला जो है, कितने हैंड शेक होंगे, तो एक हैंड शेक के लिए कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। तो यानी कि आपको 2 लोग सेलेक्ट करने हैं एन लोग में, NC2 का मतलब होता है तो n(n-1/2 के, ये आपको पता होगा फॉर्मूला। तो कितने लोग थे, 15, तो नंबर ऑफ हग कितने हो जाएंगे 14/2, यानी कि कितने हग हो जाएंगे, यानी कि 105 हग हो जाएंगे। गिफ्ट एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज, ठीक है, नंबर ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज। तो एक आप सोचो, एक गिफ्ट एक्सचेंज करने के लिए एक आदमी चाहिए, यानी ए ने बी के साथ एक्सचेंज करा, फिर ए ने किसके साथ एक्सचेंज करा, सी के साथ एक्सचेंज करा, तो एक कर रहा है, तो 15 लोग हैं। इसने 14 के साथ एक्सचेंज करा और कितने एक्सचेंज करे, तो 2 गिफ्ट एक्सचेंज कर रहा है, तो 15 × 14 में 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 × 2 30, 30 × 14 तो 420। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि 400 में से 100 हटा दो 300, 320 में से 5 हटा दो तो 15, 315 डिफरेंस आएगा। ऑप्शन है यस, ऑप्शन ए। और आप इस तरीके से इसे ट्राई कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 33, द पॉइंट्स 2,2, 6,3, 4,11 अदर वर्टेक्स है, बताना कौन सा ट्राइंगल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कोई एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ पर बात करूँ, वेट, ये इसके वर्टेक्सेस हैं। आप देखेंगे ये ए, ये बी और ये सी। ए के वर्टेक्स कितने दे रखे हैं 2,2, इसके कितने दे रखे हैं 6,3, इसका कितना दे रखा है देन 4,11।
अब आप मुझे बताओ, लेंथ ऑफ टू वर्टेक्स जो आती है वो आपने पता होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आगे पीछे कुछ भी लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने में वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये डिस्टेंस बिटवीन होता है। तो हमें ए बी चाहिए, तो ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 और y2। x में से 2 जाएगा, मैं लिख सकता हूँ x माइनस टू का स्क्वायर। ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। गॉट इट। तो 6 में से 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 में से 2 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4, तो अंडर रूट आ जाएगा 16 प्लस 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 17। ऐसे ही BC कितना आ जाएगा, तो BC आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, इन दोनों का काउंट करेंगे तो x3 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का स्क्वायर। आपने सॉल्व करा, अंडर रूट ऑफ 6, 4 में से 6 जाएगा माइनस टू का स्क्वायर आएगा प्लस 4, और 11 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा देन 8, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 68। अंडर रूट 4 6 जा होता है 17, 4 जा 68 होता है, तो मैं इसे 2 अंडर रूट 17 लिख सकता हूँ, 2 रूट 17। CA थर्ड लेंथ काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, आप देखेंगे 4 में से 2 माइनस कर दो का स्क्वायर प्लस 11 में से 2 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81, यानी कि अंडर रूट ऑफ 85, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट 17 रूट 5 इंटू में रूट 70। अभी आप देखो, इक्विलेटर ट्राइंगल तो कहीं से नहीं है, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। आइसोसेलिस भी कहीं नहीं है, कोई भी साइड इसकी बराबर नहीं है। ये रूट 17 है, ये रूट 68 है, ये रूट 85 है, तो कहीं से भी कोई भी साइड बराबर नहीं है। ये बात तो कंफर्म है कि कोई भी साइड बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूँ, ABC। अब देख रहे होंगे ये अंडर रूट 17 है, अंडर रूट 68 है, अंडर रूट 85 है। आइसोसेलिस में दो साइड बराबर होनी चाहिए, ये भी नहीं है। स्केलिन है, हाँ, तीनों साइड डिफरेंट है। क्या राइट एंगल ट्राइंगल है कि दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर का सम इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अ लार्जर साइड? तो हम देखते हैं, अंडर रूट 17 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 68 का स्क्वायर इक्वल टू क्या अंडर रूट 85 के स्क्वायर के है। आप देखेंगे रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, 17 प्लस 68 85, ये 85 इक्वल टू 85, हाँ भैया बराबर है। तो इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो। आंसर कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। यस, क्लियर पॉइंट, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। एक बार इसको दोबारा देखो, फिर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे, ठीक है। एफर्ट अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे, जाके चैनल को यार लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और चैनल को शेयर भी करो, मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे रही, और ये अच्छा कंटेंट जो है ये मैक्सिमम लोगों तक जाए, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में बताएं आपको नेक्स्ट कौन से ईयर का पेपर आपको चाहिए, ठीक है ना। आप अपना प्यार दें, फिर आपको ये प्यार कन्वर्ट होकर मिलेगा आपको सॉल्यूशंस के थ्रू, ठीक है ना। बेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन मिलेंगे, एग्जाम में आप किस तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय।